Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शुभ्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके. आई नो कि लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई होगी. एक बार जल्दी से फट से रिविजन कर लें किडनी के डायग्राम पे. तो चलो आओ बोर्ड की ओर. चलो तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि किडनी के कितने जोन होते हैं. हाँ मैम हमको पता है किडनी के जोन होते हैं दो. द आउटर वन जोन इज व्हाट? द आउटर वन जोन इज द कॉल्ड एज कैलिक. The outer one zone is called as cortex and the inner one zone is the medulla. ठीक है. तो ये देखिए ये होता है renal cortex. थोड़ा सा मैं एक बोल्ड कलर को ले लूं. So outer one zone is called as cortex. ठीक है. तो जो डॉट 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 एरिया दिख रहा है it is called as cortex. Okay. एंड द इनर वन जोन जो कि इनर वन ये देखिए आपको ये एरिया दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज मेड्यूला. हाँ मैम इतनी बात तो हमको समझ में आ गई थी. अब आपको मेड्यूला में ऐसे पिरामिड लाइक 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. इट इज कॉल्ड एज पिरामिड या इट इज कॉल्ड एज रिनल पिरामिड. ठीक है. अब आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. रिनल पिरामिड जिस ओपनिंग से ओपन होता है उसे आप कहते हैं रिनल पेपिला. क्या कहते हैं? रिनल पेपिला. हाँ मैम इतनी भी बात समझ में आ गई थी. देन आप समझिएगा अब आपका जो रिनल पिरामिड ओपन होता है वो ओपन होता है किसमें? माइनर कैलिक्स में. कितने ओपन होता है? माइनर कैलिक्स में. पर बहुत सारे माइनर कैलिक्स मतलब लाइक 1 2 3 माइनर कैलिक्स जिस जगह पर ओपन होते हैं उसे आप कहते हैं मेजर कैलिक्स. ठीक है. तो आपका पिरामिड जिस जगह पर ओपन होता है उसे आप कहते हैं माइनर कैलिक्स और सारे माइनर कैलिक्स जिस जगह पर ओपन होते हैं उसे आप कहते हैं मेजर कैलिक्स. डन. अब आप क्या देख रहे हैं कि सारे 1 2 3 4 5 6 मेजर कैलिक्स जिस जगह पर ओपन हो रहे हैं इसे आप कहते हैं रिनल पेल्विस. क्या कहते हैं? रिनल पेल्विस. तो क्या होगा कि पिरामिड में यूरिन बनेगा तो माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आएगा फिर मेजर कैलिक्स से पेल्विस में आएगा. डन. और पेल्विस के बाद ये आएगा सीधा सीधा यूरेटर में. कहां पर आएगा? यूरेटर में. ठीक है. अब आप क्या देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप लोग कि ये जो धसा वाला एरिया है ये देखिए ये वाला एरिया यहाँ से आपकी आर्टरीज जो कि ब्राउन कलर की दिख रही है ब्लू कलर की वेन यहाँ से एंट्री हो रही है. इस एरिया को आप कहते हैं रिनल हिलम. क्या कहते हैं? रिनल हिलम. आई बात समझ में? कहीं कहीं पर कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर इंटर करता है जिसे आप कहते हैं रिनल कॉलम ऑफ बर्टीनी. क्या कहते हैं? रिनल कॉलम ऑफ बर्टीनी. ठीक है. सो हाउ मेनी लेयर्स वी हाउ मेनी जोन्स ऑफ किडनी वी हैव? 2. The outer one is cortex, the inner one is medulla. मेडुला में क्या होते हैं? पिरामिड्स. पिरामिड जहां ओपन होते हैं उस छेद को उस ओपन को क्या कहते हैं? ओपनिंग को रिनल पेपिला. रिनल पेपिला किस में ओपन होता है? माइनर कैलिक्स में. और माइनर कैलिक्स किस जगह पर होते हैं? ओपन होते हैं मेजर कैलिक्स में. हाउ मेनी मेजर कैलिक्स वी हैव इन वन किडनी? 2 to 3. हाउ मेनी माइनर कैलिक्स वी हैव इन वन किडनी? 8 to 10. देन सारे मेजर कैलिक्स जिस जगह पर ओपन होते हैं उसे आप कहते हैं रिनल पेल्विस. क्या कहते हैं? रिनल पेल्विस. एंड देन रिनल पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में. डन. अब आपकी किडनी में एक धसा हुआ एरिया होता है जहां से आर्टरीज वेन्स और नर्व्स एंट्री रहती है जिसे आप एंट्री करती हैं जिसे आप कहते हैं हिलम. और कभी कभी कॉर्टेक्स का एरिया मेडुला में घुस जाता है जिसे आप कहते हैं रिनल कॉलम ऑफ बर्टीनी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन क्लास. ठीक है. तो ये याद रखिए ये माइनर कैलिक्स ओपन हो रहा है और ये जो जगह हो रही है इसे कहते हैं मेजर कैलिक्स. 1 2 3 जो जगह है मेजर कैलिक्स पर सारे जिस जगह पर खुल रहे हैं उसे कहते हैं पेल्विस. ठीक है. सो दिस इज इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट. तो ये हो गई थी अपनी क्या बच्चों? किडनी. ठीक है. नाउ अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की. सबसे पहला पार्ट है बच्चों हम लोग बात करेंगे यूरेटर की. तो जब पूरी किडनी आपका यूरिन बना लेती है तो यूरिन एक पाइप ये वाला यूरिन ये वाली किडनी का इसमें और ये वाली किडनी का इसमें आएगा जिसे आप क्या कहते हैं? बताइए मुझे. जिसे आप क्या कहते हैं? यूरेटर. तो आप क्या देख रहे हैं? पिरामिड यूरिन बना रहा है. पिरामिड ने यूरिन पेल्विस को दिया. पेल्विस से यूरेटर में आया और यूरेटर से आते आते यूरिनरी ब्लैडर में गया. ठीक है. तो यूरेटर कितने होते हैं? पेयर्ड मतलब 2. ठीक है. उसके बाद जहां से ये निकलते हैं वहां पर एक फनल शेप का. फनल कैसा होता है? फनल ऐसा ही होता है ना. अगर मैं फनल का डायग्राम बना दूं तो फनल कुछ ऐसा ही बनेगा. तो ये पेल्विस हो गया और ये यूरेटर हो गया. ठीक. तो यूरेटर शुरू कहां से होता है? ध्यान से देखिए. यूरेटर शुरू होता है पेल्विस से. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ. तो ये हो गया पेल्विस. पेल्विस से शुरू होता है तो पेल्विस फनल शेप का होता है. ठीक है. इसको मैं यहाँ पे फनल ऐसा एक बना भी देती हूँ. ठीक. तो ये देखिए तो ये हो गया पेल्विस और ये हो गया यूरेटर. ठीक. तो ये शुरू होता है पेल्विस से किडनी के
और उसके बाद ये ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में नीचे, तो नीचे आके ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। द वॉल ऑफ यूरेटर कैरी स्मूथ इनवॉलेंट्री डेट्रूसर मसल एंड द लाइनिंग इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब बात समझिए कि जो यूरेटर होता है उसकी दीवारों में एक स्पेशल टाइप की मसल प्रेजेंट होती है बच्चों, जिसे आप कहते हैं डेट्रूसर मसल। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूरेटर के जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उसमें एक डेट्रूसर मसल प्रेजेंट होती है। डेट्रूसर मसल जो होती है ये आपकी स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल है, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होती। एक बार अगर पिरामिड ने यूरिन पेल्विस को दे दिया तो पेल्विस अब यूरेटर को देगा, और यूरेटर चाहे तुम चाहो ना चाहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, दैट्स इट। उसके बाद इसकी जो इंटरनल लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, मतलब सिंगल सेल ऑफ लेयर की बनी होती है। तो आउटर लेयर में होता है डेट्रूसर मसल और इंटरनल लेयर में होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। डन, आई बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो जितने पिरामिड हैं वो एक फनल शेप के स्ट्रक्चर में अपना यूरिन देते हैं, जिसे आप पेल्विस कहते हैं। पेल्विस से ओपन होती है यूरेटर और यूरेटर जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देखिए यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, देखिए इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर। पियर को अगर आप उल्टा रख देंगे तो वो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। तो ये एक इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी लगभग 400 to 600 ml होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत एक्सीड हो सकती है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो होती है इसके भी दीवारों पर होती है डेट्रूसर मसल, जो कि एक स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल है। स्मूथ का मतलब अगर मैं स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल का स्ट्रक्चर बनाऊं ना तो ये है स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल। ओके, स्मूथ मतलब कोई भी रुकावट आपको नहीं दिख रही, एकदम चिकनी दिखाई दे रही है, और ये आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। पर इसकी दीवारों पर जो ब्लैडर की दीवारें होती हैं उसमें कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर भी होते हैं, और इन स्ट्रेच रिसेप्टर या ब्लैडर की दीवारों पर ऑटोनॉमिक नर्व्स और रिसेप्टर दोनों होते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, कभी कभी आपने देखा होगा कि यूरिन को आप ब्लैडर में कुछ देर तक के लिए होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि यूरिन को ब्लैडर में आप कुछ देर तक के लिए होल्ड कर पाते हैं। तो जैसे जैसे यूरिन भरता है, जैसे 700-800 ml जब भर जाता है तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर, जब आप पानी भरेंगे तो ब्लैडर खींचेगा, जब ब्लैडर खींचेगा तो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और इसी में होती हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स। क्या होती हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स? ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती है और ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि भाई ऐसा है कि अब आप ब्लैडर को जो है तो रिलैक्स कर दीजिए ताकि यूरिन जो है सारा बाहर निकल सके, ठीक है। नाउ देयर आर 3 ओपनिंग ऑफ द प्रेजेंट इनटू द ब्लैडर। वन इज द यूरेटर ओपनिंग, तो 2 यूरेटर आते हैं राइट और लेफ्ट किडनी से, और एक होती है लोअर ओपनिंग जो कि होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ब्लैडर की टोटल 3 ओपनिंग होती है, जिसमें से 2 यूरेटर की ओपनिंग होती है, ठीक। 2 होती है यूरेटर की ओपनिंग और एक होती है यूरेथ्रा की ओपनिंग, ठीक है। तो 2 होती है यूरेटर की ओपनिंग, 1 और 2, और तीसरी होती है यूरेथ्रल की ओपनिंग, ठीक। तो ब्लैडर में बेसिकली 3 ओपनिंग पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो ये एक ब्लैडर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 ओपनिंग, 1 2 यूरेटर की ओपनिंग, यूरिन आया, ठीक है। यूरेटर की जो कवरिंग होती है इसे आप कहते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। कहीं भी नियम का इस्तेमाल हो पेरिटोनियम, ठीक, तो वो कवरिंग होती है, ओके। अब आप क्या देख रहे हैं कि यूरेटर की दीवारों पे एक स्पेशल टाइप की मसल होती है, जो आपको धब्बे 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 दिख रहा है ना, इसे कहते हैं डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल ही डिसाइड करती है कि कब ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट और कब ब्लैडर को रिलैक्स करना है, ठीक है। ये है आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक, जहां से यूरिन बाहर होता है और फिर यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके यूरेथ्रा में सेम टू सेम ऐसा ही एक स्फिंक्टर मसल होता है, यूरेथ्रा में स्फिंक्टर होता है जिसे आप कहते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और ऐसा ही स्फिंक्टर मतलब 2 स्फिंक्टर होते हैं। बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ स्फिंक्टर मसल? स्फिंक्टर मसल किसी भी चीज को रेगुलेट करती है कि कब जाना है और कब नहीं जाना है। वंस द स्फिंक्टर मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट वो ओपनिंग को बंद कर देंगे, वंस द स्फिंक्टर मसल गेट रिलैक्स्ड वो यूरिन को बाहर जाने देंगे। आई बात समझ में? जो आपका ब्लैडर और यूरेथ्रा दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। आई बात समझ में? दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। जब ब्लैडर रिलैक्स होता है, समझे बात को, जब ब्लैडर रिलैक्स होता है तो यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है।
जब ब्लैडर रिलैक्स होता है तो यूरिथ्रा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आई बात समझ में? यूरिथ्रा जब ब्लैडर रिलैक्स होगा मतलब उसमें यूरिन भर रहा है, और तब ऐसी कंडीशन में जो आपकी स्फिंक्टर मसल है वो यूरिथ्रल ओपनिंग को बंद करके रखेंगी, दबा के रखेंगी। स्फिंक्टर का मतलब होता है रबर बैंड, ओके। तो ये यूरिथ्रल ओपनिंग को दबा के रखेंगी। अब यूरिन भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, पर अभी नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। पर जैसे ही ऑटोमेटिक एक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैडर में होती हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स जो अपने आप काम करती हैं। एक समय तक तो हम उसे वॉलंटरी कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप यूरिन को रोक सकते हैं, पर वंस द ऑटोनॉमिक नर्व स्टार्ट गिविंग यू सिग्नल टू द ब्लैडर कि भैया नहीं अब निकलना ही है, तो अब आपका इनवॉलंटरी जो कंट्रोल था, जो आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा था, अब वो इनवॉलंटरी हो जाएगा और आपका यूरिन पास होने लगेगा। तो जब आपको यूरिन पास करना है तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा और धड़ 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 सारा यूरिन यूरिथ्रल ओपनिंग को देने लगेगा। यूरिथ्रल स्फिंक्टर यूरिथ्रल ओपनिंग को रिलैक्स करेंगे और सारा यूरिन जो है वो बाहर आ जाएगा। तो दोनों जस्ट ऑपोजिट काम करते हैं। इफ द ब्लैडर इज रिलैक्स द यूरिथ्रा इज कॉन्ट्रैक्ट, इफ द ब्लैडर इज कॉन्ट्रैक्ट द यूरिथ्रा इज रिलैक्स। द यूरिथ्रा इज रिलैक्स स्टार्ट यूरिन जो है पास आउट होगा। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन यूरिथ्रा को जाएगा, जब ब्लैडर रिलैक्स होगा तो ब्लैडर भर रहा है, इसका मतलब। आई बात समझ में? तो ब्लैडर के पास 3 ओपनिंग होती हैं, ओके, 2 यूरेटर की और 1 यूरिथ्रा की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा क्या होता है देखिए, मेल और फीमेल इन दोनों में यूरिथ्रा अलग अलग होता है, ठीक। सो दिस इज द किडनी, किडनी डिलीवर द यूरिन टू द ब्लैडर थ्रू द यूरेटर, और यूरेटर जो है यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर करेगा। यूरिथ्रा इज अ मस्कुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर के निचले हिस्से से खुलता है और फिर ये पीछे की ओर, डिस्टली मतलब नीचे की ओर से बाहर की ओर खुल जाता है, ठीक है, ओके, थ्रू द यूरिथ्रल ऑरिफिस, यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। तो याद रखिए कि यूरिथ्रा जिस ओपनिंग से यूरिन को बाहर करता है उसे आप कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। क्या कहते हैं उसे आप? यूरिथ्रल मीटस, ओके। सो यूरिन जो होता है बेसिकली, ध्यान से समझिएगा, यूरिन जो है ब्लैडर में भरा, ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारा यूरिन यूरिथ्रा में आया और यूरिथ्रल मीटस मतलब ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रल मीटस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रल मीटस से सारा यूरिन जो है वो बाहर हो गया, ठीक है। तो यूरिथ्रा क्या है? एक मस्क्यूलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को रिसीव करता है और फिर यूरिथ्रल ओपनिंग से यूरिन को बाहर किया जाता है। Mainly men में it is called as urethra is called as male penis, and in the female में actually it is called as vaginal orifice। पर ये याद रखना है कि फीमेल में स्पर्म को रिसीव करने के लिए अलग ओपनिंग होती है और यूरिन को बाहर निकालने के लिए अलग ओपनिंग होती है, जबकि मेल में स्पर्म्स को निकालने के लिए एक ही ओपनिंग है और यूरिन को भी निकालने के लिए एक ही ओपनिंग है, ठीक है। आई बात समझ में? तो जो आपका मेल यूरिथ्रा होता है वो बॉडी से बाहर की ओर होता है इन द फॉर्म ऑफ मेल पेनिस, और जो फीमेल होती हैं उनमें यूरिथ्रा बॉडी सरफेस पे होता है और ये होता है इन बिटवीन द वेजाइनल ऑरिफिस एंड द क्लाइटोरिस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है जहाँ से स्पर्म रिसीव करते हैं, और क्लाइटोरिस इज द स्ट्रक्चर लाइक द मेल पेनिस, ये एक द एक्साइटिंग स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल में पाया जाता है। तो वेजाइनल ऑरिफिस और क्लाइटोरिस के बीच में होता है आपका यूरिथ्रल ऑरिफिस। किसमें? फीमेल में। मेल में एक ही है, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मेल यूरिथ्रा, ठीक है, ओके। यूरिथ्रा ऑफ द मेल इज फाउंड इन द डिफरेंट फ्रॉम द यूरिथ्रा इन द फीमेल एज गिवन बिलो, ठीक है। तो मेल और फीमेल इन दोनों का यूरिथ्रा अलग अलग होता है इन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए देखें क्या होता है। मेल यूरिथ्रा मैक्स टू मैक्स लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर, से कम भी हो सकती है, ठीक है। स्फिंक्टर, ध्यान से समझिए, स्फिंक्टर का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि रबर बैंड। अगर स्फिंक्टर, जैसे मान लीजिए ये कोई ओपनिंग है और अगर स्फिंक्टर ने इसको बंद कर दिया तो ये ओपनिंग अब नहीं खुलेगी। जब स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तभी कोई भी चीज बाहर से अंदर, अंदर से बाहर हो सकती है, ठीक है। अब समझिए क्या होता है। तो जो यूरिथ्रा होता है इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं, ठीक, ओके, मेल यूरिथ्रा में, और एक होता है ऊपर की ओर, एक होता है नीचे की ओर। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो बेसिकली मेल में यूरिथ्रल ओपनिंग में 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है अंदर की ओर और एक होता है बाहर की ओर, ठीक। रबर बैंड की तरह ही काम करता है, ठीक है। ये बने हुए किससे हैं? ये स्फिंक्टर मसल, ये स्फिंक्टर मसल बने हुए हैं स्मूथ मसल से, ठीक है। पर अब आपको समझनी है कि दोनों स्फिंक्टर में अंतर क्या है। एक है अंदर की ओर और एक है बाहर की ओर, ठीक है।
होता क्या है कि एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, सीधे बोलिए, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। ऊपर वाला जो स्फिंक्टर है, बेसिकली ऊपर वाला स्फिंक्टर जो होता है वो बना होता है स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल से, पर नीचे वाला जो स्फिंक्टर होता है वो बना होता है स्मूथ वॉलेंट्री मसल से। दोनों में अंतर समझिएगा क्या होगा कि कभी कभी आप यूरिन को कुछ देर तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपको पता है क्यों? ब्लैडर से यूरिन यूरिथ्रा में आ गया है, पर यूरिथ्रा में दो स्फिंक्टर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला जो यूरिथ्रा है ये कैसा है? इनवॉलेंट्री, आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं करता। पर नीचे वाला यूरिथ्रा कैसा है? वॉलेंट्री, थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लैडर से यूरिन यूरिथ्रा में भरा हुआ है, स्फिंक्टर ये वाला ऊपर वाला ओपन हुआ था, सारा यूरिन यूरिथ्रा में भर गया। पर अभी आप नहीं चाहते कि यूरिन बाहर हो, तो ये स्फिंक्टर अभी बंद है, क्योंकि कुछ समय तक आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं यूरिन को। पर एक समय आप हमेशा समझिए कि जो भी स्फिंक्टर मसल होती है उसमें हमेशा कहीं ना कहीं से ऑटोनॉमिक नर्व्स इन्वॉल्व होती ही हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स जो अपने आप काम करती हैं। तो एक समय तक तो आप यूरिन को यूरिथ्रा में होल्ड कर सकते हैं, पर जब ब्रेन ने बोल दिया कि निकालो, तब वॉलेंट्री एक्शन भी इनवॉलेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ योर ऑटोमेटिक नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्व्स। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि दो स्फिंक्टर में ऊपर नीचे वाला जो है इसको आप हमेशा बंद कर सकते हैं और यूरिन को आप रोक सकते हैं। इसको आप तब तक ही रोक सकते हैं जब तक ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा। जैसे ही ब्रेन ने अपनी नर्व्स के द्वारा ये सिग्नल दिया नीचे वाले स्फिंक्टर को, ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा और सारा यूरिन बाहर हो जाएगा। सो हाउ मेनी स्फिंक्टर वी हैव इन द यूरिथ्रा? We have two sphincter in the urethra, upper and lower. The upper sphincter is the involuntary, so that the urine is easily came out from the bladder and filled into the urethra. But the lower sphincter is voluntary. The lower sphincter is voluntary. ठीक है? So for the some time we can hold the urine into the urethra, but not for the so long time. ठीक? एक बार अगर ब्रेन ने बोल दिया कि निकालो, तो जहां आप खड़े हैं ना वहीं पर आपको जो है तो रिलैक्स हो जाना है। ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बॉडी में वॉलेंट्री कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसे आप कुछ समय तक नियंत्रित करते हैं, पर अगर ब्रेन ने बोल दिया कि निकालो, तो फिर जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह को आपको गीला कर देना है। आई बात समझ में? चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली जो मेल यूरिथ्रा होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रोस्टेटिक पार्ट। प्रोस्टेटिक पार्ट यूरिथ्रा के पीछे की ओर होता है। यहाँ पर जो यूरिथ्रा होता है उसके चारों तरफ से प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। जो यूरिथ्रा होता है वो दोनों साइड से वासा डिफरेंशिया को रिसीव करता है फ्रॉम दोनों टेस्टिस। ठीक है? ओके। और उसके बाद आपकी यूरिथ्रा में काउपर ग्लैंड भी होती हैं। ठीक है? तो बेसिकली मेल यूरिथ्रा जो होता है वो क्या क्या चीज़ों से घिरा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 12th में पढ़ना भी है। तो मेल यूरिथ्रा क्या क्या रिसीव करता है? मेल यूरिथ्रा रिसीव करता है स्पर्म डक्ट, जो कि दोनों टेस्टिस से आ रही हैं, तो स्पर्म आता है। उसके बाद मेल यूरिथ्रा के पीछे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक? और मेल यूरिथ्रा में होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड कॉल्ड एज काउपर ग्लैंड। तो जब फीमेल के साथ कॉपुलेशन होता है तो काउपर ग्लैंड इस पे विशेष प्रकार का फ्लूइड निकालती है ताकि जो पाथवे है कॉपुलेशन का वो इजी हो जाए और आसानी से स्पर्म को फीमेल बॉडी में रिलीज किया जा सके। ठीक है? इसे कहते हैं काउपर ग्लैंड। ओके। फीमेल यूरिथ्रा में जो ओपनिंग है, यूरिथ्रल मीटस है, यूरिथ्रल ओपनिंग है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव बोथ द पार्ट। ठीक है? तो यहीं से यूरिन भी बाहर होता है, यहीं से सीमेन भी बाहर होता है। और ऐसे पाथवे को जहां से सीमेन और यूरिन दोनों पाथवे बाहर हो रहे हैं या दोनों चीजें बाहर हो रही हैं, इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल पाथवे। आई बात समझ में आपको? ब्लैडर समझ में आया? डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि जो ब्लैडर है वो फटाफट यूरिन यूरिथ्रा को दे सके। ठीक है? आपको स्फिंक्टर मसल समझ में आई? स्फिंक्टर मसल बंद रहती हैं तो कोई भी चीज़ आर पार नहीं हो सकती, रिलैक्स होती हैं तो हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरिथ्रा ऑफ द फीमेल। ठीक है? यूरिथ्रा, फीमेल की यूरिथ्रा का साइज सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है? इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्फिंक्टर होती है और ये स्फिंक्टर मसल बनी होती है स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री मसल को, इसलिए फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा देर तक यूरिन को होल्ड कर सकती हैं। पर एक बात में इसमें भी यही है कि इस इनवॉलेंट्री मसल का तब तक ही कंट्रोल है जब तक कि ब्रेन उसे सिग्नल नहीं देता। ब्रेन बोल दिया कि निकालो, तो वॉलेंट्री मसल भी अब अपना एक्शन खत्म कर देती हैं और यूरिन पास होने लगता है। ठीक? एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है? नाउ मतलब यूरिथ्रा और ब्लैडर के बीच में है ये। ओके?
इट इज द एक्सक्लूसिवली पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए बनाया गया है और सिर्फ ये यूरिन को ही पास करता है। तो फीमेल और मेल का थोड़ा डिफरेंट है काम। ओके चलिए अब आ जाइए, मैं आपको फिर सबसे पहले मेल के बारे में बताती हूँ। सो मेल यूरिथ्रा क्या क्या रिसीव करता है, ये है दोनों टेस्टिस। तो मेल यूरिथ्रा रिसीव करता है वास डिफरेंशिया जो कि स्पर्म डक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका मेल यूरिथ्रा क्या रिसीव करता है, आपका भैया पीछे देखो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बताया आपको मैंने। और मेल यूरिथ्रा और क्या रिसीव करता है, काउपर ग्लैंड, ठीक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल यूरिथ्रा, जो कि यूरेटर, देखो यूरेटर आ रहा है ब्लैडर में, ब्लैडर से निकला है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से क्या निकल रही है भैया, देखो वासा डिफरेंशिया, ये पाइप दिख रही है आपको। सो ये पाइप को आप कहते हैं स्पर्म डक्ट, वासा डिफरेंशिया जो यूरिथ्रा में खुलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड पीछे की ओर है, देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड पीछे की ओर है, और यूरिथ्रा में काउपर ग्लैंड होती हैं जो कि कॉपुलेशन को बहुत ईजी बना देती हैं। नाउ ध्यान से देखिए, ये है आपकी फीमेल की ओपनिंग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओके सब मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आती हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है अपने को, ठीक है। ओके अगर मैं ध्यान से देखूं कि आपके पास कितना ओपनिंग है, फीमेल के पास 3 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। एक बेसिकली 2 ओपनिंग्स होती है, एक होती है वेजाइनल ओपनिंग और एक होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग से आप सीमेन रिसीव करते हैं और यूरिथ्रल ओपनिंग से आप यूरिन पास करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग, सीधी सी मैं बात करती हूँ, बाकी लेबलिंग को मैं छोड़ दूँ। ये है आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग, दैट्स इट। तो फीमेल के पास 2 ओपनिंग्स होती हैं, मेल के पास 1 ओपनिंग होती है। मेल में सीमेन और यूरिन एक ही चीज से बाहर निकलता है, जबकि फीमेल रिसीव करती है सीमेन को अलग ओपनिंग से, विच इज कॉल्ड एज वेजाइनल ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब ओपनिंग, एंड यूरिन एक अलग ओपनिंग से बाहर करती है जिसे आप कहते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस या यूरिथ्रल ओपनिंग। सो दिस इज all about the other parts of the human excretory system. One of them are the ureter, urinary bladder and urethra, जिसमें आपको मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आई नो इट इज़ लिटिल बिट बोरिंग, पर नेक्स्ट क्लास में आपको एक बेहतरीन सा मैकेनिज्म में समझाने वाली हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी आवाज़ को, मैंने ये सब पूरी आपको ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ इंटरनल यूरिथ्रल ओपनिंग मैंने आपको बताई। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहिए, सेफ रहिए और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच। Hey dear students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आज अपना संडे आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, आपके लाइव भी चल रहे हैं, आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं। अच्छा है कि दिन जो है वो पढ़ाई में बिजी जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म कर लिया था। आज मैं शुरू कर रही हूँ नेफ्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो किडनी के अंदर बोल रही हूँ मैं, किडनी के अंदर वी हैव टिब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। हमको ये पता चल गया कि जो किडनी होती है उसके अंदर पिरामिड्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, और वो जो पिरामिड होते हैं वो माइनर कैलिक्स में खुलते हैं, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में खुलता है, मेजर कैलिक्स कहाँ खुलता है, रीनल पेल्विस में खुलता है, रीनल पेल्विस यूरेटर में खुलती है, यूरेटर खुलता है ब्लैडर में, और ब्लैडर खुलता है यूरेथ्रा में। ये पूरी कहानी अपन ने समझ ली थी। पर अब अपन को कहानी ये समझनी है बच्चों कि जब हम लोग अपनी यूरिन मतलब कहीं ब्लड को फिल्टर करते हैं तो क्या ऐसा है आपकी किडनी में जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। नंबर 1 क्वेश्चन इज दिस कि क्या ऐसा आपकी किडनी में पाया जाता है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ओके पहला क्वेश्चन तो अपने पास ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा है कि हम लोग पूरे दिन ब्लड फिल्टर करते हैं फिर भी हमारी किडनी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकालती है। मेन क्वेश्चन तो अपना यही है। तो आज अपन लोग इस चीज के बारे में सीखने वाले हैं कि किडनी में ऐसा क्या है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, और किडनी में ऐसा क्या है जो इतना सारा फिल्टर होने के बावजूद इतना कम यूरिन निकालते हैं। ऐसे क्या फंक्शन आपकी किडनी में हो रहे हैं जो इतनी ज्यादा एफिशिएंट, इतना सारा पानी रोक कर सिर्फ इतना पानी ही बाहर निकलती है। क्या किडनी में ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो किडनी को इतना ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। सिर्फ 200-250 ग्राम की किडनी जो है इतना बड़े बड़े काम कर लेती है। तो चलो आओ सीखते हैं। तो किडनी के पास जो है करीब 1 मिलियन तक के, कितने बच्चों, करीब 1 मिलियन तक के टिब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। तो आपकी किडनी के अंदर करीब 1 मिलियन करीब नेफ्रॉन होते हैं। अच्छा आपको एक चीज मैं और बता दूं नेफ्रॉन, क्योंकि पढ़ना शुरू कर दें। किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन।
ठीक है। फंक्शनल यूनिट मतलब किडनी में जो फंक्शन करता है वो एक्चुअली नेफ्रॉन ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि पढ़ाते समय मेरी बॉडी में जो काम करता है वो है मेरे हाथ और वो है मेरा मुंह, ठीक है। तो मेरी फंक्शनल यूनिट फिलहाल के लिए क्या है, आप मेरा हाथ और मेरा मुंह, ठीक है। वैसे ही किडनी के अंदर जो फंक्शन करता है वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। वो क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी की। जैसे न्यूरॉन होता है ना, वैसे ही बच्चों नेफ्रॉन भी होता है। शरीर में एक समय के बाद जब नेफ्रॉन बन जाता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, एक टाइम के बाद जब नेफ्रॉन बन जाते हैं, जबकि किडनी विडनी बन जाती है, उसके बाद कोई भी नया नेफ्रॉन नहीं बन सकता। आई बात समझ में? आपके जो 1 मिलियन नेफ्रॉन बन गए हैं, ये 1 मिलियन नेफ्रॉन बने रहते हैं और ये कभी भी वापस से बन नहीं सकते। तो एक बार जन्म के बाद आपको जितने नेफ्रॉन मिल गए ना बच्चों, वो उतने ही रहेंगे, वो ज्यादा नहीं हो सकते। इवन मैं आपको एक और चीज बताऊं कि बाय द एज ऑफ 45 मतलब 45 साल के बाद, 50 साल के बाद हर ईयर आपका 1% न्यूरॉन घट जाता है। तो बताइए आपकी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? खूब सारा पानी पीना चाहिए, खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स खाना चाहिए, विटामिन सी खानी चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए, क्योंकि 45-50 साल के बाद अपने आप ही करीब 1% किडनी के नेफ्रॉन घट जाते हैं। 45 साल तक तो सब बढ़िया चलेगा, ठीक है। सो किडनी हैज नियरली 1 मिलियन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है एंड कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। सिंपल कुछ भी नहीं चलेगा, कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये चीज अपने को याद रखना है कि नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। किडनी में जो चीज काम करती है एक्चुअली वो नेफ्रॉन ही होती है। बेसिकली किडनी के दो मतलब नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस या रिनल कार्पसल्स और एक होती हैं उसकी ट्यूब्स। आई बात समझ में? तो बेसिकली नेफ्रॉन इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट हैज किडनी हैज 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। आफ्टर द एज ऑफ 45 अराउंड 1% ऑफ नेफ्रॉन रिड्यूसेस, डिक्रीजेस, डीजेनरेटेड एवरी ईयर, ठीक है। अब समझिए कि नेफ्रॉन के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। एक होता है रिनल कार्पसल्स, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको आप कहते हैं रिनल कार्पसल्स, ठीक। रिनल कार्पस्कल भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है। एक होता है रिनल कार्पसल्स और एक होता है आपका रिनल टिब्यूल, ठीक है। एक होता है रिनल कार्पसल जिसे आप ग्लोमेरुलस भी कह लो, कोई टेंशन नहीं है, और एक होता है आपका रिनल टिब्यूल, ठीक है। तो ये हो गया टिब्यूल और ये हो गया रिनल कार्पसल्स। पूरी चीजें रब करूं मैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर ट्यूब्स में आया, ट्यूब्स में आता जा रहा है। जो भी अच्छी चीजें हैं वो ब्लड में आती जा रही है। आई बात समझ में? अच्छी चीजें क्या होती हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम। तो ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर ट्यूब में आया, ट्यूब में आने के बाद जो है जो भी अच्छी चीजें थी बच्चों वो सब फिल्टर होकर आपके ब्लड में आ गई, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल से पहले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद फिर आपको थ्योरी बता दूंगी ताकि आपका पूरा एक पैकेज टाइप का हो जाए, ठीक है। तो अब आप समझना कि ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। जो ब्लू कलर का है एक्चुअली वो नेफ्रॉन है और जो रेड कलर का है एक्चुअली वो आपकी ब्लड कैपिलरी है। आई बात समझ में? जो ब्लू कलर का है वो है आपका नेफ्रॉन और जो रेड कलर का है वो है आपकी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। आई बात समझ में? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है उसे आप कहते हैं रिनल आर्टरी। ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि किडनी को आप रिनल कहते हैं तो किडनी को जो ब्लड सप्लाई करेगी उसे हम रिनल आर्टरी कहेंगे, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ठीक है। हाँ मैडम, इतनी बात समझ में आई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। होता क्या है कि इतने 1 मिलियन नेफ्रॉन है, अब रिनल आर्टरी सब जगह घूम के जो है ब्लड तो नहीं पहुंचा सकती। आई बात समझ में? कि रिनल आर्टरी सब जगह घूमती रहे और सारे नेफ्रॉन को ब्लड पहुंचाती रहे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो रिनल आर्टरी के क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं। रिनल आर्टरी के क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं और बहुत सारे ब्रांच होते रहते हैं और फिर ये बहुत सारे ब्रांच जो होते हैं वो अलग अलग नेफ्रॉन्स में जाते हैं और ये नेफ्रॉन में जाकर फिर ब्लड प्रोवाइड कराते हैं, ब्लड फिल्टर होता है और फिर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। आई बात आपको समझ में मेरी? रिनल आर्टरी वो आर्टरी है जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है।
इस ब्लड में जो किडनी की ओर आ रहा है इसमें ऑक्सीजन भी है पर इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि आर्टरी जो होती है इसमें ऑक्सीजन होता है और जो वेन होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो रिनल आर्टरी जो है वो पूरे बॉडी से आ रही है, इंप्योरिटीज को लेकर आ रही है, पर वो ऑक्सीजन भी लेके आ रही है। मैडम ऑक्सीजन क्यों लाते हैं, वेन से क्यों नहीं आ सकते? बेटा ऑक्सीजन इसलिए ले आ रही है क्योंकि फिल्टरेशन करने के लिए ब्लड का हमेशा नेफ्रॉन को क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए है? ऑक्सीजन चाहिए। आई बात समझ में? तो जब रिनल आर्टरी किडनी के अंदर आती है तो जितने भी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं उन सबको ब्लड सप्लाई करती है। पर क्योंकि हम जानते हैं कि रिनल आर्टरी हर जगह तो नहीं जा सकती, तो रिनल आर्टरी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और एक 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 नेफ्रॉन में जाते हैं, अपना ब्लड देते हैं और ब्लड क्या होता है? नेफ्रॉन फिल्टर करता है और फिल्टर करके जितना भी यूरिन बनता है फिर शरीर से बाहर निकालता है। तो रिनल आर्टरी इंप्योरिटीज के साथ ऑक्सीजन भी लाती है। ऑक्सीजन देते ही किडनी के नेफ्रॉन एक्टिवली ऑक्सीजन लेते हैं और चीज़ों को फिल्टर करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करें अपन लोग देखना। तो अब देखो कि ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको आप कहते हैं बोमन कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? बोमन्स कैप्सूल। डन। तो मैं नेफ्रॉन का पहले स्ट्रक्चर बताती हूँ फिर ब्लड सप्लाई बताऊंगी, ठीक है, कि उसके ब्लड सप्लाई कैसे होती है उसकी। तो सबसे पहले ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल जो है वो एक इसी ब्लू कलर के एरिया को सिर्फ अभी आपको देखना है। बोमन्स कैप्सूल एक ऐसे टिब्यूलर स्ट्रक्चर में खुल रहा है जिसे आप कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल सिर्फ ब्लू एरिया को देखिए। बोमन कैप्सूल इस टिब्यूलर एरिया में खुल रहा है जिसे आप कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे, कॉन्विलेटेड का मतलब होता है फोल्डेड और टिब्यूल का मतलब होता है पाइप। फिर से समझिए, बोमन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो चीज़ों को फिल्टर करके सबसे पहले एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर को देता है जिसे आप कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे, कॉन्विलेटेड का मतलब होता है फोल्डेड और टिब्यूल का मतलब होता है पाइप। ठीक, अब आपका यूरिन एक जगह पर आता है जो कि यू शेप, ब्लू कलर को सिर्फ देखना है, रेड को नहीं देखना भी। अब आपका यूरिन एक यू शेप के स्ट्रक्चर में आता है जिसे आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये यूरिन जो है ऊपर चढ़ता जाएगा और फिर से एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर में खुलेगा जिसे आप कहते हैं डीसीटी, मतलब डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है दूर, कॉन्विलेटेड का मतलब होता है फोल्डेड और टिब्यूल का मतलब होता है पाइप। तो आगे वाली का नाम है पीसीटी और पीछे वाली का नाम है डीसीटी। पीसीटी का मतलब आगे वाली फोल्डेड पाइप और पीछे वाली का नाम है डीसीटी, मतलब पीछे वाली फोल्डेड पाइप। उसके बाद बहुत सारे डीसीटीज, ठीक है, बहुत सारी डीसीटीज आपकी एक पाइप में अपना यूरिन खोलती है। जैसे ये एक डीसीटी है, इधर से भी डीसीटी, इधर से भी डीसीटी, बहुत सारी डीसीटी एक पाइप में खुलती हैं जिसे आप कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जाकर कहाँ खुलेगी बताइए? वो कलेक्टिंग डक्ट खुलेगी रिनल पेपिला में, रिनल पेपिला खुलेगा यूरेटर में, यूरेटर खुलेगा यूरेथ्रा में और फिर यूरिन बाहर हो जाएगा। मेरी बात समझे? ये पूरी कहानी हो कहाँ रही है? ये पूरी कहानी हो रही है रिनल पिरामिड में। कहाँ हो रही है? रिनल पिरामिड में। रिनल पिरामिड में होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिर यूरिन को बाहर निकालते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि पिरामिड कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक, तो यूरिन जो है यहाँ से फिल्टर होकर इस जगह से बाहर आता है जिसको आप कहते हैं रिनल पेपिला। फिर यहाँ से ओपन होता है माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद शुरू होता है आपका पेल्विस, पेल्विस के बाद यूरेटर और यूरेटर से बाहर हो जाता है। तो ये आपके नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ हैं? रिनल पिरामिड में। रिनल पिरामिड में फिल्टरेशन के बाद वो यूरिन बाहर निकालते हैं। पहले पेल्विस में आता है, यूरेटर में आता है, यूरेथ्रा से बाहर हो जाता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर हो जाता है। ठीक है, अब आपको जो मैं बता रही हूँ ये तो आपको समझ में आया कि हाउ मेनी parts of nephrons we have following types of parts present in the nephrons. Number 1 is the Bowman capsule. Bowman capsule opens into the folded structure called as PCT. PCT opens into the U-shaped structure called as loop of Henle. Loop of Henle open into another folded structure called as DCT. DCT means distal convoluted tubule. Then distal convoluted tubule open into the structure called as collecting duct. So many DCT open into the collecting duct. तो आप ये ना समझे कि एक DCT की एक collecting duct है, no,
एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी डीसीटीज को रिसीव करती है, ठीक। देन ऑल द डीसीटी वे ओपन वेयर दे विल ओपन इनटू द minor calyx, major calyx, then they will open into the pelvis, ureter, bladder, urethra. Done? आई बात समझ में? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड सप्लाई कैसे होती है। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि रिनल आर्टरी तो सब जगह जा जाके दौड़ के बोल के लो तुम ब्लड लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब रिनल आर्टरी के डिवीजन होंगे तो हर एक आर्टरी जो डिवाइड होकर एक एक नेफ्रॉन में जाती है उसे आप कहते हैं आर्टीरियोल। क्या कहते हैं उसे आप? आर्टीरियोल, ठीक है। तो आर्टीरियोल इज द सब डिवीजन ऑफ द आर्टरी। तो जो नेफ्रॉन में एक नेफ्रॉन में ब्लड लेके जाती है उसे आप कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिए। एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, डायमीटर में दोनों के डिफरेंस दिख रहा है आपको। एफरेंट आर्टीरियोल आपको चौड़ी दिख रही है और ईफरेंट आर्टीरियोल आपको पतली दिख रही है। एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, ये आर्टीरियोल यहाँ पे बंच के फॉर्म में रहती हैं, मतलब आर्टीरियोल आते हैं और यहाँ पे बंच के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डन। तो एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द टफ्ट ऑफ द कैपिलरी। टफ्ट मतलब गुच्छा, बंच ऑफ द कैपिलरीज, एंड दिस बंच ऑफ द कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, All the things which have to filtered goes into the Bowman capsule, और जो चीजें फिल्टर नहीं हुई अब वो इफरेंट आर्टीरियोल में आ जाती हैं। इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर आपको एफरेंट से कम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मोटी और ये पतली, ओके। तो एफरेंट से ब्लड आता है, उसके बाद आर्टीरियोल यहाँ पर गुच्छे के फॉर्म में हो जाती हैं, ब्लड फिल्टर होता है, ये ब्लड नहीं फिल्टर होगा, ब्लड की जो भी चीज़ें इम्प्योरिटीज होंगी वो फिल्टर होंगी, और उसके बाद जो भी ब्लड में अच्छी चीज़ें बची वो इफरेंट आर्टीरियोल में आ जाएंगी। अब आप देखना, इफरेंट आर्टीरियोल आपके चारों तरफ नेफ्रॉन में घूमेंगी, पूरे चारों तरफ आपके नेफ्रॉन में घूम रही हैं कि नहीं घूम रही हैं? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। अब आपकी इफरेंट आर्टीरियोल चारों तरफ आपके नेफ्रॉन के घूम रही हैं, पीसीटी के एरिया पे भी घूम रही हैं, लूप ऑफ हेनले के एरिया में भी घूम रही हैं, और आपके डीसीटी के एरिया में भी घूम रही हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि कई ब्लड चारों तरफ घूमना क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ से फिल्टर होकर आ गई हों। इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमेशा वापस से हमको ब्लड को देना पड़ेगा। डन। ब्लड को दे दीजिए, आप पूरे ब्लड को दे दीजिए। जब ब्लड को दे दिया अच्छी चीज़ें, देन ब्लड अब यहाँ से जुड़ जाएगा रिनल वेन से। किससे जुड़ जाएगा? ये रिनल वेन से या रिनल वेन्यूल से, और ये रिनल वेन्यूल आपकी हार्ट की ओर जाएगी। तो आपका ब्लड आ कहाँ से रहा? आर्टीरियोल से, और जा कहाँ की ओर रहा है? वेन्यूल में। मतलब आर्टीरियोल से जब ब्लड आया तो एफरेंट आर्टीरियोल से आया, इफरेंट आर्टीरियोल से नेफ्रॉन के चारों तरफ से घूमा, और चारों तरफ से घूमने के बाद फिर वो वापस हार्ट की ओर चला गया। पूरा काम करने के दौरान इस ब्लड का ऑक्सीजन नेफ्रॉन ने यूज कर लिया, तो अब उस ब्लड को आर्टरी में रहने का हक नहीं है। वो कहाँ रहेगी बताओ? वो जाएगी वेन में, और वेन से कहाँ जाएगी? हार्ट में, फिर हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में। आई बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए। सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी नेटवर्क। इसे आप क्या कहते हैं? कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नाउ अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल शुरू करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ ग्लोमेरुलस। क्या शुरू कर रही हूँ बच्चों? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आपको दिखाई दे रहा है कि एफरेंट आर्टीरियोल से, देख ये जो है तो बच्चों थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, या हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है और इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, एफरेंट चौड़ा और इफरेंट पतला होता है। एफरेंट से बोमन कैप्सूल में आता है और इफरेंट से बोमन कैप्सूल से जाता है, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पर एफरेंट आर्टीरियोल देखिए बंच के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इस बंच ऑफ द कैपिलरीज को आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये बोमन कैप्सूल है, यहाँ से शुरू होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, नाउ सो ध्यान से सब लोग देखेंगे कि ग्लोमेरुलस क्या होता है? इट इज द टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज, बंच ऑफ द कैपिलरीज। किससे बनती है? फॉर्म्ड बाय द ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल विच इज फाइन ब्रांच ऑफ द रिनल आर्टरी। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है? इट इज द बंच ऑफ द कैपिलरीज। कैसे बनता है? एफरेंट आर्टीरियोल की ब्रांचिंग का गुच्छा है ये।
एफरेंट आर्टीरियोल क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। ठीक है, मेरी बात समझे आप? तो रीनल आर्टरी की ब्रांच क्या होती है? एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल की ब्रांच होती है आपकी ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक गुच्छा होता है जो कि बोमन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, और फिर यहाँ से चीजें फिल्टर होती हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं सब फिर अगेन ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं? एफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टीरियोल आया, ब्रांच हुआ तो बना ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिर ज्वाइन हुआ तो क्या बना? एफरेंट आर्टीरियोल। डन। तो एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है और एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस से जाता है। कहाँ की ओर जाता है? पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ। ठीक है। नाउ रीनल टिब्यूल्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोमेरुलस। अच्छा, आप एक चीज और समझिए। अच्छा, अभी और आगे बता रही हूं मैं, टेंशन नहीं लीजिए। रीनल टिब्यूल में हम लोग सबसे पहले एक चीज में आपको दूसरा पॉइंट बता दूं ग्लोमेरुलस का। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, इन दोनों को आप एक साथ कहते हैं मेल्पीजियन बॉडी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको और क्लियर कर दूं। बोमन कैप्सूल, जैसे कि ये आपका बोमन कैप्सूल है, और ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को आप कहते हैं मेल्पीजियन बॉडी। क्या कहते हैं? मेल्पीजियन बॉडी। ठीक है, तो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ कहा जाता है मेल्पीजियन बॉडी। ठीक, या रिनल कार्पसेल्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कभी अगर आपसे मेल्पीजियन बॉडी के बारे में पूछा जाए बच्चों, तो यू शुड नो ना कि ये क्या होता है। तो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? मेल्पीजियन बॉडी। इसको हम रिनल कार्पसेल्स भी कह सकते हैं। चलो आगे आओ। नाउ सो रिनल टिब्यूल, मेल्पीजियन बॉडी, रिनल कार्पसेल्स आपको समझ में आए। सो ग्लोमेरुलस along with the Bowman capsule is called as Malpighian body. Renal tubule. The renal tubule began with the double-walled cup-like structure called as Bowman capsule, which encloses the glomerulus. ठीक है, तो नेफ्रॉन की जो ट्यूब स्टार्ट होती हैं वो आपकी कहाँ से शुरू होती हैं? बोमन कैप्सूल से शुरू होती हैं। तो बोमन कैप्सूल जहाँ पे खुलता है वहां से रिनल टिब्यूल शुरू होती हैं। बोमन कैप्सूल किससे घिरा? बोमन कैप्सूल किसको घेरे रहता है? बोमन कैप्सूल किसको घेरे रहता है? ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को एक साथ आप क्या कहते हैं? मेल्पीजियन बॉडी या रिनल कार्पसेल्स। ठीक है, सबसे पहले जब ट्यूब नेफ्रॉन की स्टार्ट होगी तो उस ट्यूब को हम लोग बेटा क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पीसीटी। क्या कहेंगे? पीसीटी। ठीक, ये क्या क्या नाम मैडम आप बताती रहती हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आता है। अरे बेटा 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोगों को बच्चों समझ में आता है। ऐसे एक बार में हम आइंस्टीन थोड़ी है कि अपन को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चिल मार के सुनो, एकदम चिल पिल रहो, कोई टेंशन मत लो। ओके, तो बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को हम लोगों ने क्या कहा था? मेल्पीजियन बॉडी कहा था कि नहीं कहा था? कि भूल गए? सब आउट हो गया पूरे दिमाग से, इतना तो याद है होगा। फिर उसके बाद बोमन कैप्सूल कहाँ खुलता है? ये होता है आपका पीसीटी। क्या होता है? पीसीटी। पीसीटी में क्या बताया था? आगे फोल्ड होने वाली ट्यूब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो आपका रिनल कार्पसेल्स जो है वो कहाँ खुला? पीसीटी में खुला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है। उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यू शेप के लूप में खुलता है, जिसको आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसकी भी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होती है। चलो आपको मैं थोड़ा सा इसको भी दिखाई दूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे मैम हमें बता रहे यार नहीं मैडम आपने कुछ। ठीक है, चलो देखो, जब यूरिन यहां से यहां आ रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यहां से होते हुए कहां आ रहा है? नीचे की ओर। तो इसे आप कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक, इसे आप क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, सो जब आपका ब्लड जो है वो कहां की ओर आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ऊपर की ओर जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक, तो जब आपका यूरिन, जो आपका यूरिन नीचे बना उसको आप कहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब। सो दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। मैं लिखते लिखते भूल ही गई। ओके, कभी कभी जो है दिमाग कहाँ यहाँ वहां चला जाता है। सो दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। LOH मतलब लूप ऑफ हेनले। ओके, अब यूरिन ऊपर जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जब आपका यूरिन पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हेनले में नीचे आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब। जब ऊपर जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब। नाउ आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आप देखिए लूप ऑफ हेनले समझ गए, इसकी दोनों लिम्ब होती है डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो जब पीसीटी से आ रहे हैं डिसेंडिंग और ऊपर जा रहे हैं डीसीटी की ओर तो असेंडिंग। डीसीटी, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल और डीसीटी मतलब डिस्टल। ओके,
उसके बाद आपकी जो लूप ऑफ हेनले होती है वो कहाँ खुलती है, असेंडिंग लिम्ब, मतलब ऊपर गए और फिर आप खुल गए जाकर डीसीटी में, तो आपकी जो लिम्ब खुलती है वो कहाँ खुलती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। ठीक है, आ जाओ, चलो अब मेरी बात को सब लोग ध्यान से समझेंगे। द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, ठीक है, डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। बताया था थोड़ी देर पहले कि हर डीसीटी की अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती, बहुत सारे डीसीटी की एक ट्यूब होती है जिसे आप कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, मेनी ऑफ विच कन्वर्जन एंड ओपन इनटू द रिनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्स। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट कैलिक्स से होते हुए, कौन सा कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से होते हुए कहाँ खुलते हैं, रिनल पेल्विस से, रिनल पेल्विस में, रिनल पेल्विस कहाँ खुलता है आपका, यूरेटर में, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा में। ठीक है, मेल्पिजियन कॉर्पसेल्स, मेल्पिजियन कॉर्पसेल्स क्या होता है, बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of kidney, whereas the loop of Henle is dipped into the medulla. आई बात समझ में? अच्छा, मैं आपको और डायग्राम्स थोड़ी सी चीजें ये जो लिखा समझा दूं। ये देखो, ये जो एरिया होता है, अभी आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, फिर बोलिएगा मत कि मैंने बताया नहीं था। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा होता है बच्चों, ये होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है, कॉर्टेक्स। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है मेड्यूला। तो ये मैंने आपको बताया भी तो था कि किडनी के दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो पीसीटी रीनल कॉर्पसेल्स मतलब मेल्पिजियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी कहां पर होते हैं, कॉर्टेक्स में, जबकि लूप ऑफ हेनले कहां होता है, मेड्यूला में। ये चीज अपने को याद रखनी है। ठीक, सो ये पूरा एरिया मतलब पीसीटी, मेल्पिजियन बॉडी और डीसीटी कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स में, और नीचे लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है, मेड्यूला में। ये चीज दिमाग में याद रखिएगा, और फिर याद नहीं हो जाएगी, याद नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि मैडम ने बताया नहीं, मैडम ने सब बताया भाई एक एक चीज। ओके, टिब्यूल कंटिन्यूअस। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, वही मैं सोचूं कि ये तो सब मैंने बता दिया था। Okay, now the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called as peritubular capillary. ये बोल रहा है कि जो efferent arteriole निकलती है, efferent से ब्लड आया, फिल्टर हुआ, यूरिन बना, और जितना ब्लड प्योर था, अच्छा था, बढ़िया था, वो efferent arteriole से निकला। efferent arteriole की ब्रांचेस हुई, और ये ब्रांचेस जो है वो आपके पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमते रही। ठीक है, पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमते रही, और पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमते रही, तो इसीलिए आप इसको कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, टिब्यूलर का मतलब क्या होता है, ट्यूब्स के। ठीक है, तो पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, टिब्यूलर का मतलब होता है ट्यूब्स के। तो चारों तरफ किस, कौन से ट्यूब के भाई, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले कि जो कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है उन्हें कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, और एक माइन्यूट वेसल जो है वो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ से घूमती है, जिसे आप कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं, वासा रेक्टा, जो कि यू शेप की होती है। ये जिनके में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है उनमें ये वासा रेक्टा नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए कि ये देखिए, ओके, सो ये हो गई आपकी पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक यू शेप की, बिल्कुल ध्यान समझिए, एक यू शेप की यहाँ पर आपको कैपिलरी दिख रही है, यू ही शेप की है, ये देखिए ये वाली, इसको आप कहते हैं वासा रेक्टा। ये यू शेप की कैपिलरी क्यों है, क्योंकि यू शेप का लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले छोटा होता तो वासा रेक्टा होती क्या, नहीं। तो जिनका लूप ऑफ हेनले होता है उनके पास ये यू शेप की कैपिलरी होती है, जिसे आप कहते हैं वासा रेक्टा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स. What we have learned in this class, we have learned that following types of parts present in the nephrons. Number 1 is what? Meldpighian body. Number 2 is PCT. Number 3 is loop of Henle. Number 4 is DCT, and number 5 is collecting duct. What we have learned? We have learned that the blood capillaries present around the nephron called as peritubular capillaries, and the U-shaped additional blood capillaries found present around the loop of Henle. So if your loop of Henle is big, then the vasa recta or additional U-shaped blood vessel around the loop of Henle will present. If the loop of Henle is short, chota, then the vasa recta will not present. So this is all about the parts of nephron. In the next class, I will tell you the function of these parts. So stay tuned. अगली क्लास में मिलते हैं. घर पे रहना, सेफ रहना और संडे को एंजॉय करना. Thank you so much.
Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन कर सके. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी हैव फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स. नंबर 1 इज द बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल के ऊपर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस. बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम लोग एक साथ कहते हैं मेल्पिजियन बॉडी. कौन सी बॉडी? मेल्पिजियन बॉडी. देन मेल्पिजियन बॉडी विल ओपन इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज PCT. सो दिस इज द PCT. ओके, सो दिस इज योर PCT. ओके, नाउ ओके, सो दिस इज द PCT. ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद देन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विल ओपन इनटू द U शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. ओके, then the loop of Henle will open into the another tube like structure या convoluted structure, folded structure called as DCT, distal convoluted tubule. ठीक है, then the distal convoluted tubule open into the collecting duct. ठीक है, now so ये आपको इतनी बात समझ में आई कि PCT, loop of Henle या DCT क्या होते हैं. ये आपको इसमें कोई confusion होना नहीं चाहिए, मैं लास्ट क्लास में आपको पहले बता चुकी थी. ठीक है, now अब आप समझिए, अब हम लोग एक एक करके इसके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं कि ये काम क्या करते हैं. ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि ये आर्टरी होती है. आर्टरी का ब्रांच हुआ एफरेंट आर्टीरियोल. ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, इट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. इट इज द इफरेंट आर्टीरियोल. ये कौन सी आर्टीरियोल होती है? इफरेंट आर्टीरियोल. इफरेंट आर्टीरियोल चारों तरफ नेफ्रॉन के घूम रही है. इस वाले स्ट्रक्चर पे आइए, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये जो फोल्डेड ब्लू दिख रहा है, इट इज द PCT. ये जो पिंक दिख रहा है, इट इज DCT. ये बोमन कैप्सूल है, इट इज अ बोमन कैप्सूल. ये जो आपको जाल जैसा दिख रहा है, इट इज ग्लोमेरुलस. ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. और यहाँ पर जो आपको ब्लू दिख रही है, कनेक्टिंग डक्ट. और जो रेड वाली आपको दिख रही है लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, इट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा. ठीक है, अब आपको एक चीज और ज्यादा चीजें मैं क्लियर कर दूं. अब आप अगर लूप ऑफ हेनले को देख रहे हैं, ये वाला एरिया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये लूप ऑफ हेनले का एरिया मोटा और इधर वाला मोटा है. आपको समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बता रही हूँ? ध्यान से समझते रहना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम. ओके, तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? आप ये देख रहे हैं कि लूप ऑफ हेनले में बेसिकली हमारे पास दो लिम्ब दिखाई दे रही है. एक ये वाला इतना एरिया आपको मोटा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इतना एरिया आपको मोटा दिखाई दे रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें बड़ा ही आसान है. तो लूप ऑफ हेनले U शेप का आपको दिखाई दे रहा है. डन, आई बात समझ में? लूप ऑफ हेनले में ये वाला जो एरिया है, ये आपको मोटा दिखाई दे रहा है और ये वाला आपको मोटा दिखाई दे रहा है. ये वाले लिम्ब को अगर मैं बात करूं, ये वाले लिम्ब को, दिस लिम्ब इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि आपका यूरिन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है. और इस वाली लिम्ब को आप कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. तो इस वाली लिम्ब को हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब क्यों कहते हैं बताइए मुझे? इस वाली लिम्ब को हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरिन नीचे आ रहा है. इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका थिक लिम्ब और एक होता है थिन लिम्ब. डन, एक पार्ट होता है थिक लिम्ब और एक होता है थिन लिम्ब. डन, और यहां से भी जब आप जाते हैं तो ये थिन लिम्ब और ऊपर हो गया थिक लिम्ब. तो जो थिक लिम्ब होता है उसको कहते हैं थिक लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब, दिस इज थिक लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज कॉल्ड एज थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ऑफ व्हाट? असेंडिंग लिम्ब. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट होते हैं थिक और बीच का जो U पिन होता है ये होता है थिन. ठीक है, आप समझिए. So this is the thick limb of what? Descending limb of loop of Henle. This is the thick limb of what? Ascending limb of loop of Henle. Okay. Now let's talk about the function. क्या क्या function है? Let's talk about the function of PCT. ठीक है. अच्छा, अब आप लोग एक चीज और समझिए ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. ये देखिए, जो भी चीजें ऊपर से नीचे फिल्टर होकर आ रही हैं, जो भी चीजें, मुझे नहीं पता है कि अभी क्या फिल्टर होकर आ रहा है, ब्लड जो भी चीजें फिल्टर करता है वो यहाँ पर आती हैं, फिर यहाँ से वो आती हैं PCT में. बेटा क्या होता है कि जब भी हम लोग ब्लड से फिल्टर करते हैं, चीज़ों को फिल्टर करके जब नीचे लाते हैं, तो हमेशा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो फिल्टर हो जाती हैं. ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी कि क्या क्या फिल्टर होता है. ओके, तो जब भी हम लोग ग्लोमेरुलस से चीज़ें नीचे फिल्टर करके लेके आते हैं तो उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो तो ब्लड में रह जाती हैं, पर जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो फिल्टर आउट होकर नीचे चली आती हैं. उन छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों वेस्ट भी है और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं. अब मुझे बताओ
कि इसमें से फिल्टर होकर वाटर भी नीचे आ जाता है, इसी में से फिल्टर होकर बहुत सारी शुगर्स नीचे आ जाती हैं, इसी से फिल्टर होकर बहुत सारे अमाइनो एसिड नीचे आ जाते हैं, यूरिया वगैरह भी नीचे आ जाता है। तो चलो ठीक है, यूरिया को हमें लॉस करना है, थोड़ा बहुत पानी को हमें लॉस करना है, पर कंटिन्यूसली मतलब करीब 23% ऑफ कार्डियक आउटपुट का फिल्ट्रेशन करती किडनी। मतलब मान लीजिए कि अगर एक 5 लीटर ब्लड कौन पंप कर रहा है हार्ट 1 मिनट में, तो उसका 23% फिल्टर कर रही है किडनी 1 मिनट में, ठीक है। तो अगर उतना ब्लड आप फिल्टर कर रहे हैं तो उतना यूरिन भी आप बनाएंगे, तो एक दिन में करीब आप 800 लीटर यूरिन बनाते हैं, पर निकालते कितना है, सिर्फ 1.5 लीटर। तो बाकी इतना काम कहाँ गए, इतना सबको आपको वापस से ब्लड को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आप उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी चीजें अच्छी चीजें होती है उसको एब्जॉर्ब करके आप पूरा ब्लड को दे देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इफरेंट आर्टीरियोल चारों तरफ घूमती हुई नेफ्रॉन के जाती दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये इफरेंट आर्टीरियोल आपको नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमती हुई दिख रही है, जो ये बता रही कि भाई साहब अगर कुछ आ गया है ना तो हमें दे दो यार, हम इसीलिए हैं, ठीक है। तो अगर कुछ फिल्टर होकर ऊपर से आ भी गया और अगर वो अच्छा है तो क्यों ना उसे वापस से ब्लड को भेज दिया जाए, तो वापस से हम उसे ब्लड को भेज देंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए, ध्यान से देखिए, सो पीसीटी, चलिए अब आपको इतनी समझ में आई ना कि जो भी चीजें अच्छी होती है फिल्टर होकर आ जाती है उसे हम वापस से नेफ्रॉन में दे देते हैं। पर सबसे पहले मैं बात करूंगी पीसीटी की, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल की। प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, समझा दूं, सिखा दूं, पढ़ा दूं, और सुनिए क्या बोल रही हूं मैं। प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल की जब आप ब्लड को फिल्टर करते हैं और जब यूरिन नीचे आता है, ठीक है, यूरिन अभी क्यों कहना है, यूरिन तो बाहर निकालना है, उससे यूरिन कहो, अभी से थोड़ी पहले से यूरिन कह देना है अपने को, ठीक, अभी यूरिन मत कहो, उसको फिल्टरेट कह दो, ठीक है। तो जब हम लोग ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्टरेट नीचे आता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो आपका 70 to 80% जो एब्जॉर्प्शन होता है अच्छी चीज़ों का वो पीसीटी में ही हो जाता है। समझ में आई बात। तो मैडम इतना बड़ा नेफ्रॉन क्यों बना रखा अपने ने, क्योंकि आपके इसके भी बहुत सारे काम है भाई साहब। ऐसा नहीं सोचना है अपने को कि सिर्फ एक ही काम चले जा रहा है बाकी कोई कुछ काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। बाकी भी 20% बहुत काम की चीज़ है, वो मैं आपको समझा रही हूँ थोड़ी देर में। तो आपने क्या समझा कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने ग्लोमेरुलस मतलब टफ कैपिलरी से फिल्टर की, फिल्टर करने के बाद वो सबसे पहले पीसीटी में आया, ठीक है। पीसीटी के पास इतनी पावर होती है कि 70 to 80% एब्जॉर्प्शन ये तो पीसीटी ही कर लेता है, ठीक है। अब मैडम पीसीटी के पास ऐसा क्या है, मैडम हमें बताइए तो जरा कि पीसीटी में है क्या ऐसा कि 70 to 80% एब्जॉर्प्शन कर लेता है। समझिए, पीसीटी के पास जो होते हैं ना, मैं आपको मैं सिर्फ विजुअल्स दिखाऊंगी, मैं आपको आगे कोई बात ही नहीं करूंगी। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल्स, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा। सो ये वाला अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो ये आपका है पीसीटी। ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रही है ना, ये पूरी है आपकी पीसीटी। डन। अब इस पीसीटी के पास ऐसा क्या है मैडम कि ये 70 to 80% अच्छी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। सो दिस इज द पीसीटी, ओके। ऐसा क्या है मैडम इसके पास, अब मैं आपको समझा रही हूँ। इनके पास पीसीटी के पास होती है बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम, क्यूबॉइडल। कैसी सेल्स बना रही हूँ, क्यूब जैसे, देखो ध्यान से। इनके पास होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डन। पीसीटी की जो अंदर वाली वॉल है, जैसे मान लो कि ये पीसीटी है ना, तो इस पीसीटी के पास ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, ओके। डन, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं। अब ये क्यूबॉइडल जो सेल्स होती हैं इनके ऊपर ऐसे 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 ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं तुमको पता है, हम लोगों ने 10th क्लास में मे बी ये चीज़ पढ़ी हो, और अगर नहीं पढ़ी हो तो आप 10th क्लास का वीडियो देख भी सकते हैं। तो जो पीसीटी होती है उसकी इंटरनल लेयर जो होती है वो बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। किससे बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। डन। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो हमेशा चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अच्छा मेरी बात बताइए, अगर आपके पास उंगलियां नहीं होती तो सिर्फ आप इससे कितना पकड़ पाते, ऐसा, पर आपके पास उंगलियां हैं तो ये आप अच्छे से पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते। वैसे ही जो पीसीटी की इंटरनल वॉल होती है
उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है जिसके ऊपर ब्रश लाइक अपीयरेंस होता है। इसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं, जो चीजों को दन 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 जल्दी 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 एब्जॉर्ब करके ब्लड को भेजता जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम डीसीटी के पास भी, इधर भी है, पर उसके ऊपर वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो ब्रश है, ठीक है, जो सरफेस एरिया, क्षेत्रफल एरिया को बढ़ा रहा है, वो नहीं है बच्चों, जिसकी वजह से इस हर एरिया में इतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। पीसीटी के पास एक तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, साथ ही साथ उसमें क्या है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, जिससे एब्जॉर्प्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। डन 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 डन। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि पीसीटी क्यूब में एब्जॉर्प्शन क्यों ज्यादा होता है। चलो नाउ ओके, सो PCT is lined by, lined मतलब internal layer, ठीक है। So PCT is lined by the simple cuboidal brush border epithelium which increases what? Surface area, ठीक है, जिससे रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बता रही थी, कभी कभी तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक, अरे मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नियरली ऑल ऑफ दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 72, अच्छा जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उसका 70 to 80% जो हिस्सा होता है वो एब्जॉर्ब करके पीसीटी किसको दे देता है बच्चों, ब्लड को दे देता है। कितना हिस्सा, 70 to 80%, ठीक है। इसमें सब कुछ होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूट भी होते हैं और सॉल्वेंट भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आता है, सॉल्यूट आता है, इसमें नमक शक्कर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूट ये 80% यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, potassium ions into the filtrate and by the reabsorption of bicarbonate from it। अच्छा मेरी बात को ध्यान से समझिए कि नॉर्मली हमारे बॉडी में सिंपल हाइड्रोजन आयन मतलब H+, अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन, ये अच्छे नहीं होते ब्लड के लिए, ठीक है, ये अच्छे नहीं होते हैं ब्लड के लिए, ठीक है। तो इन्हें हमें किसी भी तरीके से ब्लड को वापस देना पड़ता है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए कि इस ब्लड में अभी भी क्या है, H+ है, अमोनिया है और K+ है, ये ब्लड के लिए अच्छे नहीं होते। तो आपको पता है कि पीसीटी उस ब्लड से भी वापस ले सकता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि पीसीटी सिर्फ एब्जॉर्ब करके अच्छी चीज़ों को ब्लड को दे सकता है। इवन पीसीटी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव सिक्रीशन, ठीक है, एक्टिव सिक्रीशन मतलब ब्लड सिक्रीट करता है और पीसीटी एब्जॉर्ब करती है। तो पीसीटी एब्जॉर्ब करके ब्लड को देती है, ब्लड सिक्रीट करके पीसीटी को देता है। तो ऐसा बच्चों कभी मत सोचना कि पीसीटी सिर्फ देता है, पीसीटी लेता भी है। पीसीटी अच्छी चीजों को पीसीटी अच्छी चीजों को ब्लड को देता है, बदले में उससे जो भी बुरी बुरी चीजें होती है, जैसे हाइड्रोजन आयन जिससे एसिडिटी बढ़ती है, जिससे पीएच घटता है, K+ आयन जिससे आपकी बैलेंस ऑस्मोलैरिटी बैलेंस खत्म हो जाता है, NH4 जिससे टॉक्सिसिटी बढ़ती है, ये सब ब्लड से वापस से पीसीटी को भी हम दे सकते हैं इस एरिया में भी। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाई और ब्लड में है तो वापस से आप वहाँ जाकर भी, क्योंकि ब्लड कैपिलरी तो चारों तरफ है ना, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर कोई चीज़ आपने ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं कर पाए हैं तो टेंशन बिल्कुल नहीं, टेंशन नको, ठीक, टेंशन नहीं लेना है अपने को। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि आप यहाँ पर भी आके पीसीटी की चारों तरफ देखो, इफरेंट आर्टीरियल तो चारों तरफ घूम ही रही है, ठीक, तो इफरेंट आर्टीरियल में अगर कोई गंदगी बच भी गई ना तो आप एक्टिवली सिक्रीट करके उसे पीसीटी को दे देते हैं। तो अपने को टेंशन, दिमाग में जोर नहीं डालना है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो आप वहां पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में आयनिक बैलेंस बना रहता है और पीएच भी बना रहता है, ठीक है। नाउ सो देखिए आप ध्यान से, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा डायग्राम है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें, ठीक, ये इफरेंट आर्टरी, अगर मान लीजिए कि कोई अच्छी चीजें, गंदी चीजें इसमें रह गई हैं तो वापस से पीसीटी को दे सकते हैं। और पीसीटी तो बेचारी काम कर ही रही है यार, ठीक है, ये मेल है या फीमेल पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता भाई, आप लोग बताना मुझे, ठीक। आप अच्छी चीजें ब्लड को दे सकते हैं। तो जब आप पीसीटी से ब्लड को दे रहे हैं इट इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन, और जब आप ब्लड से पीसीटी को दे रहे हैं इट इज कॉल्ड एज एक्टिव सिक्रीशन, ठीक है। सो आप क्या देख रहे हैं कि ये है मेड्यूला एरिया एंड दिस इज द कॉर्टेक्स एरिया, जिसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि बोमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी किडनी के जिस एरिया में रहते हैं वो होता है कॉर्टेक्स, सिर्फ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो होता है आपका मेड्यूला में।
आई बात समझ में? सो बेसिकली वी हैव टू एरियाज इन द किडनी, वन इज द कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज द मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स वाले एरिया में क्या क्या पाया जाता है? बोवन कैप्सूल पाया जाता है और पीसीटी पाई जाती है और डीसीटी पाई जाती है। नीचे वाले एरिया में क्या पाया जाता है? मेडुला पाया जाता है, ठीक है। ओके डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना, मैं इतना समझ रही हूँ। ओके ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। नाउ अब लूप ऑफ हेनले की मैं बात करती हूँ, ठीक है। अपन लोग लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, ठीक है। आ जाइए, लूप ऑफ हेनले का एक बहुत बेहतरीन रोल है जो कि अभी आगे चल के बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज ऑलमोस्ट मिनिमम, नहीं होता इस सेगमेंट में रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि नेफ्रॉन से ब्लड की ओर, ठीक है। However, this region plays significant role in the maintenance of the high osmolarity of medullary interstitial fluid. अब इसका मतलब मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है। इधर आ जाइए। ओके इस एरिया से आप कोई भी चीज रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम समझा रही हूं, थोड़ा सा ये देखिए। सपोज दैट कि ये आपकी यहां पे ब्लड वेसल है, ठीक है। सो ब्लड वेसल अराउंड द लूप ऑफ हेनले इज व्हाट? It is called as vasa recta, ठीक है। सो लूप ऑफ हेनले के जो चारों तरफ ब्लड वेसल होती है उसे कहते हैं वासा रेक्टा। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, बिल्कुल समझिएगा ना, बिल्कुल समझिएगा। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस, ओके, इट इज कॉल्ड एज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। It is called as medullary interstitium. ओके सो अब आप इस डायग्राम थोड़ा कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो ब्लड वेसल पाई जाती है, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। डन। अब ये जो वासा रेक्टा होती है ब्लड वेसल है, सेम वही जो ये जो ब्लड वेसल आ रही है ना, इसी को चारों तरफ से घुमा दिया, बस यू शेप की हो गई है, बस, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पर आप कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं करते भाई साहब। अभी आपने थोड़ी देर पहले, आप कोई बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन नहीं करते। बस एक चीज़ को आप याद रखना कि हमें यहाँ पर जो है ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करना है। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। इफ द ऑस्मोलैरिटी इज बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर ऑस्मोलैरिटी कम है मतलब सॉल्यूट कम है। तो यहाँ पर हम लोग ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये जो लिम्ब आपको दिख रही है, ये वाली लिम्ब, ठीक, इससे आपको पता है आप सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर कर सकते हैं? इससे सिर्फ और सिर्फ आप बाहर कर सकते हैं पानी को। किसको बाहर कर सकते हैं? इससे सिर्फ पानी को बाहर कर सकते हैं। और इस वाली लिम्ब से आप बाहर कर सकते हैं नमक को। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो लूप ऑफ हेनले है उसके डिसेंडिंग लिम्ब से आप पानी बाहर कर सकते हैं, उसके असेंडिंग लिम्ब से आप नमक बाहर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी ऑस्मोलैरिटी होती है वो बैलेंस रहती है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक लिम्ब है, इस वाली लिम्ब से नमक भी बाहर कर दो, पानी भी बाहर कर दो, तो ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक बैलेंस करने के लिए एक पार्ट से किसको बाहर करते हैं? पानी को, और एक पार्ट से हम बाहर करते हैं NaCl को। तो इस तरीके से जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बिल्कुल बैलेंस रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना तो बहुत कम होती है। जैसे कैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो फिल्टरेट आ रहा है, जो यूरिन बनने के लिए जिससे आप यूरिन बनाएंगे, फिल्टरेट आ रहा है, अगर उस फिल्टरेट से आपने पानी ले लिया तो फिल्टरेट गाढ़ा हो गया क्योंकि उसमें नमक बढ़ गया। इधर से आप नमक भी खींच लेंगे तो इससे क्या होगी? आपकी ऑस्मोलैरिटी बैलेंस रहेगी, ना तो नमक बहुत ज्यादा रहेगा ना तो पानी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए लूप ऑफ हेनले में और क्या लिखा हुआ देखिए। ओके, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। अभी मैंने आपको थोड़ी बहुत बताया, बट इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इससे आप नमक नहीं खींच सकते, ठीक है। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्टरेट एंड इट मूव्स डाउन, ठीक है। जब आप फिल्टरेट से ये कहना चाह रहा है कि जब आप थिक लिम्ब से, मतलब जब आप नीचे आएंगे, डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ पानी खींच लेंगे तो फिल्टरेट में, यूरिन बनने वाले मटेरियल में, यूरिन में कह लो सीधा, क्या बचा? अब नमक बचा। तो फिल्टरेट कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज्यादा गाढ़ा, क्योंकि पानी तो आपने खींच लिया, किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया, वासा रेक्टा को दे दिया, ठीक है।
पर अगर मैं बात करूं असेंडिंग लिम्ब की, जब आप ऊपर जा रहे हैं, देखो ये ऊपर जा रहे हैं ना, तो अगर मैं बात करूं किसकी, असेंडिंग लिम्ब की, तो असेंडिंग लिम्ब जो होता है उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ खींच सकते हैं, पानी नहीं खींच सकते, ठीक है। तो आप क्या होता है कि जब आप डिसेंडिंग लिम्ब में हैं तो आप किसके लिए परमिएबल हैं, वाटर के लिए। पर अगर आप असेंडिंग लिम्ब में हैं तो आप इम्परमिएबल हैं वाटर के लिए। पर परमिएबल किस चीज के लिए हैं, आप परमिएबल हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, एक्टिवली भी और पैसिवली भी। मतलब आपके अंदर पाए जाने वाले नमक को धक्का देके भी बाहर करा जा सकता है, एनर्जी लगा के भी बाहर करा जा सकता है, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अपने आप भी वो चले जा सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पासेस अपवर्ड एंड इट इज गेटिंग डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू द मेडुलरी फ्लूइड। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब हमारे प्यारे जो नेफ्रॉन है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है ये, ठीक। आ जाओ इधर देखेंगे सब लोग, आओ देखो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझें। अब यहां से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, यहां से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ये फिल्ट्रेट जो है, इससे आप ये कहाँ है, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आ रहा है ना फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब जिसको फिल्टर करके निकाला है भाई, फिल्ट्रेट नीचे आया तो आपने उससे क्या खींच लिया, पानी। पानी खींच लिया तो उसमें क्या बचा, नमक। अब नमक बचा तो गाढ़ा हो गया ना, ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। सॉल्यूट ज्यादा होता है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। पर जब आप इधर आए, कहाँ आए, ऊपर, कहाँ आए, असेंडिंग लिम्ब में, ऊपर आ रहे हैं ना, ठीक। तो क्या होगा, नमक ज्यादा है, पानी कम है, तो यहां से नमक खींच लीजिए, क्या होगा, नमक खींच लीजिए। तो अब आपका यूरिन जो है वो फिर से कैसा हो गया, डाइल्यूट, क्योंकि आपने उससे पानी भी निकाल लिया और नमक भी निकाल लिया। तो इट इज द रोल ऑफ व्हाट, इट इज द रोल ऑफ द दिस लूप ऑफ हेनले, ठीक है। नाउ तो देखिए यहां पे लिखा भी, पहले मैं डीसीटी को एक्सप्लेन कर दूं आपको। डीसीटी, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। जब आपके शरीर से बहुत ज्यादा सोडियम और पानी बाहर निकलने लगता है तब डीसीटी काम करती है। आई बात समझ में, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन काम करती है। मतलब जब आपके शरीर में पानी और नमक बहुत ज़्यादा निकलने लगता है तो ब्रेन एक हार्मोन निकालता है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है, ब्रेन मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन डीसीटी के पास आता है और डीसीटी के पास आके बोलता है कि भैया आप एब्जॉर्ब करिए पानी और नमक, नहीं तो बेचारा आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर, यहाँ पर होता है। डीसीटी ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन and selective secretion of hydrogen and potassium and ammonium to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान समझिए कि बेसिकली डीसीटी काम करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। कौन से हार्मोन, दो हार्मोन। वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी से निकलता है, वो यहाँ आता है और वो बोलता है कि भैया पानी एब्जॉर्ब करो। एक होता है एडीएच हार्मोन, ठीक है, एक होता है एडीएच, ये भी पिट्यूटरी निकालती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच भी जो है कहाँ पर आता है, आपका सोडियम के पास आता है, या वैसोप्रेसिन को ही, सॉरी हम लोग क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन को ही हम लोग एडीएच कहते हैं, सॉरी। दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है एल्डोस्टेरॉन, इसको निकालती है आपकी किडनी के ऊपर पाए जाने वाली एड्रिनल ग्लैंड। एल्डोस्टेरॉन यहाँ पर आके नमक को एब्जॉर्ब करवाती है। सो वी हैव टू हार्मोन्स इन द एक्शन ऑफ डीसीटी। नंबर 1 इज द वैसोप्रेसिन एंड नंबर 2 इज द एल्डोस्टेरॉन। वैसोप्रेसिन जो होती है ये पानी को एब्जॉर्ब करवाती है और एल्डोस्टेरॉन जो होती है वो नमक को एब्जॉर्ब करवाती है। आई बात समझ में। वैसोप्रेसिन किसको एब्जॉर्ब करवाती है, पानी को, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द डीसीटी। एंड नमक को कौन एब्जॉर्ब करवाता है, एल्डोस्टेरॉन। वैसोप्रेसिन कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एल्डोस्टेरॉन कहाँ से निकल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर आपके ब्लड में H+ अभी भी है, K+ अभी भी है, अमोनिया अभी भी है, तो इसके चारों तरफ पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स एक्टिवली इन चीजों को सिक्रीट करके डीसीटी को दे देती हैं। तो डीसीटी गंदी चीजों को लेता भी है और अच्छी चीजों को देता भी है, पर ये एक स्पेशल कंडीशन में ही काम करते हैं, जब आपके शरीर में इंप्योरिटी बढ़ गई हो और शरीर बहुत ज्यादा यूरिन लॉस कर रहा हो तो, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए। सो नाउ लास्ट थिंग इज द कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट थिंग इज व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है।
कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो बहुत सारे डीसीटीज को रिसीव करती है, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी को रिसीव करता है, इसलिए हमेशा उसमें ब्रांच दिखेंगे आपको। द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला, ठीक है। इसकी जो है डगाल रहती है, जिसको आप कहते हैं, जिसका जो डंडा रहता है वो कॉर्टेक्स से होते हुए मेड्यूला तक चला जाता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस रीजन टू प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेट यूरिन, ठीक है। इस एरिया से भी आप पानी को खींचकर ब्लड को दे सकते हैं, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम को दे सकते हैं। व्हाट इज द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम? What is the medullary interstitium? Space in between the nephrons, space in between the blood vessel and the nephron tube is called as medullary interstitium. तो जो भी मान लीजिए पानी है, ठीक है, सपोज दैट कि ये यहाँ से, तो ये जो है ये क्या हो गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। ये कलेक्टिंग डक्ट और ब्लड के बीच की जगह क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो आप इस जगह से पानी को खींच सकते हैं ताकि आप यूरिन को और गाढ़ा कर सकें, क्योंकि पानी ज़्यादा निकाल देंगे तो पानी का शरीर में लॉस हो जाएगा। तो आप या तो ब्लड को दे दो, ब्लड को नहीं चाहिए तो बीच में भरे रहो। किसके बीच में? स्पेस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द नेफ्रॉन कॉल्ड एज मेडुलरी इंटरस्टिशियम। दिस सेगमेंट also allows the passage of some small amount of urea into the medullary interstitium to keep the osmolarity, ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया रहता है इससे आप पानी तो बाहर करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ यूरिया भी बाहर करते हैं। यूरिया का मैकेनिज्म मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो कलेक्टिंग डक्ट से आप पानी भी एब्जॉर्ब करते हैं और यूरिया भी एब्जॉर्ब करते हैं ताकि आप ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस कर सकें। ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है पीएच बैलेंस में, क्योंकि अगर आपके ब्लड में अभी भी कुछ बच गया है, जैसे कि H+ और K+ जो कि अच्छे नहीं है, वो वापस से ब्लड से ले लेता है। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कलेक्टिंग डक्ट कर क्या रहा है। कलेक्टिंग डक्ट पानी दे रहा है, यूरिया दे रहा है, और अगर ब्लड में अभी भी क्या बच गया, K+, H+, तो यहाँ से वापस से कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए बाहर आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स and its function. In the next class I will tell you the types of nephrons. तब तो थोड़ा एसी वैसी चला लेती हूँ, बहुत गर्मी मुझे लग रही है। See you in the next class. नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ाऊंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज भी कराऊंगी, तो टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना। मेडुलरी इंटरस्टिशियम के बारे में जरूर याद रखना। इट इज द स्पेस इन बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द नेफ्रॉन, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहना, सेफ रहना। Thank you so much. Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स के फंक्शन बता दिए थे। आज मैं आपको नेफ्रॉन के टाइप बताने वाली हूँ, पर उससे थोड़ा सा शुरू करने से पहले आपको एक क्विक रिविजन दे दूँ। सबसे पहले हम लोग ग्लोमेरुलस के बारे में बात करते हैं। ग्लोमेरुलस से हम चीज़ों को फिल्टर करते हैं। ग्लोमेरुलस इज द बंच ऑफ कैपिलरीज। इससे हमेशा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फिल्टर आउट होकर नेफ्रॉन के मतलब पीसीटी में, नेफ्रॉन ट्यूब्स में चली जाती हैं। सो फिर उसके बाद हम आते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में, जो कि ये वाला पार्ट है। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में हम आयरन, वाटर, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर इसके चारों तरफ पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स में कुछ गंदगी है तो वापस से हम पीसीटी को दे भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लूप ऑफ हेनले में। ये है इसकी डिसेंडिंग लिम्ब और ये है इसके असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, ओके। तो अब समझिएगा कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, सो दिस इज द डिसेंडिंग नॉट असेंडिंग, ओके। सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हम एब्जॉर्ब करते हैं, एक्चुअली दिस ये लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। देखिए क्या होता है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं पानी को, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाली लिम्ब से हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं नमक को, ठीक है। जब हम डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में आते हैं तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल कुछ स्पेशल टाइमिंग में ही काम करती है। जब आपके शरीर से यूरिन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन विल वर्क ऑन द DCT? 2. One is what? एल्डोस्टेरॉन, एंड सेकेंड इट वॉज वैसोप्रेसिन। एल्डोस्टेरॉन क्या एब्जॉर्ब करवाता है? नमक, और वैसोप्रेसिन क्या एब्जॉर्ब करवाती है बेटा? पानी, ठीक है। तो यहाँ पर DCT हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है। पर एक चीज हमेशा आप याद रखना, हमेशा PCT और DCT में के चारों तरफ पाई जाने वाली ब्लड वेसल में अगर कुछ गड़बड़ सामान है, जैसे H+, K+, यूरिया, अमोनिया, तो ये लोग एक्टिवली सिक्रीट करके उसे वापस से DCT या PCT में डाल सकती हैं, ठीक है।
उसके बाद ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या क्या एब्जॉर्ब करता है? पानी, यूरिया, और कलेक्टिंग डक्ट के भी चारों तरफ पाए जाने वाली ब्लड वेसल में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो भी उसे कलेक्टिंग डक्ट को दे सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन के भी मैडम टाइप होते हैं क्या? बिल्कुल, नेफ्रॉन्स के भी टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन बच्चों। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, आपके शरीर में 85% ऑफ जो नेफ्रॉन्स होते हैं दे आर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन और 15% जो नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन। मैडम ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? आप हमको बताइए जरा, ऐसा क्यों है? बेटा बच्चों, होता क्या है कि नॉर्मली आपके शरीर में पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए 85% नेफ्रॉन जो है ये काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका लूप ऑफ हेनले छोटा रहता है। पर जब आपके शरीर में, ध्यान समझना, जब आपके शरीर में पानी का लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है तब फंक्शन में आते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन। इन दोनों में फर्क क्या है सबसे पहले ये समझिए। दोनों में फर्क ये है कि इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, वो बहुत छोटा होता है। देखिए, आपको तो ये पता है कि दिस इज द एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, यहाँ पे दिख भी रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ कॉर्टेक्स एंड दिस इज द एरिया ऑफ मेडुला। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कॉर्टेक्स एरिया में क्या क्या पाया जाता है बताइए? कॉर्टेक्स एरिया में पाया जाता है आपका पीसीटी, डीसीटी और रिनल कार्पसल। यही बताया था मैंने आपको कि कुछ और बताया था? भाई साहब यही बताया था मैंने आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है किडनी का बाहर वाला, उसमें क्या पाया जाता है? आपका माइलपीजियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी, और लूप ऑफ हेनले कहां पर होता है? मेड्यूला में। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। जिन नेफ्रॉन का देखो कितना छोटा है ये यूपिन, जो यूपिन होता है वो कहां होता है? मेड्यूला वाले एरिया में। अभी देखो आप, लूप ऑफ हेनले कितना छोटा है यहाँ पर देखो यूपिन कितना बड़ा है कि नहीं है? तो जिन नेफ्रॉन का यूपिन ऑफ लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है वो होते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन और जिनका छोटा होता है वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, आई बात समझ में? आ जाओ अब ध्यान से समझो। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं? मेजॉरिटी 85% ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इनका लूप ऑफ हेनले होता है छोटा। ठीक है, और ये मेडुला के छोटे से एरिया तक ही पहुंच पाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो आपको यही दिख रहा होगा कि मेडुला के छोटे एरिया में पहुंच पाते हैं। ऐसे नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि इसमें होता क्या है? वेयर इट इज। ठीक है, इसमें जो इफरेंट आर्टीरियोल होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है? इफरेंट आर्टीरियोल, ये इनके पेरिटिब्युलर कैपिलरीज के फॉर्म में ट्रांसफर होती है ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपने क्या देखा कि जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है उनमें क्या होता है कि जो इफरेंट आर्टीरियोल होती है, अगर मैं दिखाऊं आपको इमेज में आपको और क्लियर हो जाएगा, यहाँ वाला डायग्राम देखिएगा। तो इनके में इफरेंट आर्टीरियोल कैसी रहती है? पेरिटिब्युलर कैपिलरी के फॉर्म में रहती है। ठीक है, पेरिटिब्युलर कैपिलरी के फॉर्म में रहती है। पर जिनका लूप ऑफ हेनले बड़ा रहता है उनके बारे में बाद में बात करूंगी। ठीक है, तो एफ्रंट से ब्लड आया, इफ्रंट से निकला, इफ्रंट पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमती रही और वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इफ्रंट जब चारों तरफ घूमती है तो उस कैपिलरी नेटवर्क को जो नेफ्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है जो कि इफ्रंट आर्टीरियोल का ही पार्ट है, उसे आप कहते हैं पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक, आई बात समझ में? नाउ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, 15% जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते हैं जक्स्ट मेडुलरी नेफ्रॉन। इनका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है और ये मेडुला पे के अंदर तक घुसे हुए होते हैं। इनको आप जक्स्ट मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं क्योंकि जस्ट मेडुला में ही घुसा हुआ है। ठीक है, इफरेंट आर्टीरियोल इज मॉडिफाइड इनटू द यू शेप ब्लड वेसल, इट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो अब मेरी बात को आप समझ रहे हैं, मैं जो आपको समझा रही हूं। मैंने आपको बताया कि एफरेंट से ब्लड आता है और इफरेंट से ब्लड नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमता है। जो इफरेंट से ब्लड चारों तरफ घूम रहा है, तो अगर आपका यू पिन या लूप ऑफ हेनले छोटा है तब आपके चारों तरफ जो घूमता है उस कैपिलरी नेटवर्क को आप कहते हैं पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क। पर अगर आपका लूप ऑफ हेनले बड़ा है और आपकी जो
क्या कहते हैं कैपिलरी नेटवर्क है वो यू शेप में कन्वर्ट हो जाती है। देखो यू शेप में कन्वर्ट हो जाती है और इसे आप कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं इसे हम? वासा रेक्टा। ठीक है, तो कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा and the capillary network present around all the nephron is called as peritubular capillary। बात वही है, पर एक्चुअली क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है उसके चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी होती हैं वो यू शेप की हो जाती हैं, इसे आप कहते हैं वासा रेक्टा। और पूरे नेफ्रॉन की चारों तरफ जो होती हैं वो जाल टाइप की होती हैं, इन्हें कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, ओके। Malpighian bodies of all the nephrons are located in the renal cortex। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका Malpighian बॉडी भाई साहब होता है आपके कॉर्टेक्स में ही। डन। So there are two types of nephrons, one is the cortical nephron and one is the medullary nephrons। cortical nephrons almost आपका सारा यूरिन बना देते हैं, पर ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ये इमरजेंसी में एक्टिवेट होते हैं। कब होता है इमरजेंसी में? जब आपके शरीर में पानी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है कि जो ऊंट होता है, जो कैमल होता है, उसके में 85% होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन और 15% होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो वो ना जितना भी पानी पिए वो सारा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसके पास यू पिन ऑफ लूप ऑफ हेनले या लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। तो जिसके पास भी लूप ऑफ हेनले ज्यादा बड़ा और उसके पास ये वाले नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, उनके में पानी स्टोर करने का पावर अच्छा होता है। इसीलिए ऊंट एक बार में भले ही 70 लीटर पानी पी ले, पर वो महीनों तक पानी नहीं पीता है, क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले इनके पास 85% ये वाले नेफ्रॉन है, तो वो क्या करते हैं पूरा पानी उनके शरीर में एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेते हैं। अपने साथ ऐसा नहीं है, अपने नॉर्मली 85% होते हैं, जो 15% है वो इमरजेंसी में एक्टिवेट होते हैं जब आपके शरीर से पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नाउ ये एक डायग्राम बच गया था जो कि मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ध्यान से समझिए कि क्या क्या मैं बोल रही हूँ। देखिए आप कि इस लिम्ब से आप क्या एब्जॉर्ब करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पानी। इस वाले लिम्ब से आप क्या एब्जॉर्ब करते हैं? क्लोराइड और NaCl। ठीक, यहाँ से भी क्लोराइड और NaCl। ये पूरा एरिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये पूरा एरिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कॉर्टेक्स में, और ये वाला एरिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? मेड्यूला में। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। आई नो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, बट दैट्स इट। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून्ड। घर पे रहना, सेफ रहना और वीडियोज जरूर देखते रहना। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आई होप कि वो आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो आपको मैं एक क्विक सा रिविजन दे रही हूँ। पूरा लेक्चर फिर से पढ़ाने नहीं बैठूंगी भाई साहब, तो मैं आपको एक क्विक सा रिविजन दे रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2 टाइप के नेफ्रॉन्स पढ़े थे और यहीं पर हम लोगों ने खत्म किया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 प्रकार के नेफ्रॉन्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, कि भूल गए सारी चीजें एक दिन में ही? ठीक है, भूलना नहीं है अपने को। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन बच्चे लोग। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन बेटा और एक होता है मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में 85% जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और 15% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इसका मैक्सिमम जो पार्ट होगा नेफ्रॉन का, वो कॉर्टिकल मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको? कॉर्टिकल मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो कहां पर होगा बच्चों? वो होगा कॉर्टेक्स वाले रीजन में। ठीक है, जैसे कौन कौन से पार्ट होंगे कॉर्टेक्स वाले रीजन में? जैसे कि होगा पीसीटी। क्या होगा? पीसीटी। और दूसरा होगा बोमन कैप्सूल या मेल्पिजियन बॉडी। मेल्पिजियन बॉडी क्या होती है? मेल्पिजियन बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड द बोमन कैप्सूल। इनको अपन लोगों ने क्या कहा था? मेल्पिजियन बॉडी। याद है कि सब कुछ भूल गए? सब कुछ जो है प्लेन हो चुका है दिमाग? ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ काम है भाई। तो अगर मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करूं तो इसका मैक्सिमम जो पोर्शन होगा वो कौन से हिस्से में होता है? कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। जैसे क्या क्या होता है कॉर्टेक्स वाले हिस्से में? जैसे होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है, जैसे कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है, और जैसे बोमन कैप्सूल होता है। तो ये तीनों चीजें कहां पर, और इवन थोड़ा बहुत जो पोर्शन है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट का भी होता है। तो मेनली ये जो तीनों एरियाज होते हैं ये कहां पर हैं? ये होते हैं आपके कॉर्टेक्स में। बाकी जो लूप ऑफ हेनले होता है वो सिर्फ कहां पर होता है? आपका
मेडुला में। पर आप क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो क्या है, छोटा है। पर यहीं अगर मैं कंपैरिजन करूं मेड्यूलरी नेफ्रॉन की, तो इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। ये नेफ्रॉन बॉडी में इमरजेंसी में काम करते हैं, जैसे कि जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट कर रही है, जब आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी लॉस हो रहा है, जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर गिर गया है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में पानी और नमक का लॉस होने लगता है, तो ये वाले नेफ्रॉन्स एक्टिव होते हैं और ये बोलते हैं कि चलो भाई अपन लोग सब लोग जिसको खींच लेते हैं, तो नहीं तो ऐसा होगा कि बेचारे में पानी निकलता रहेगा और बेचारा मर जाएगा। तो ऐसा तो अपने को नहीं करना है, अपन नहीं चाहते कि भाई कोई आदमी मर जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो है आपके लाइफ सेवर नेफ्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं आपकी बॉडी में, जिन्हें आप कौन सा नेफ्रॉन कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जक्स्ट मेडुलरी नेफ्रॉन, मेडुलरी नेफ्रॉन, जो तुम्हारा मन करे वो उसको बोल दो, ठीक है। तो इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले क्या होता है, छोटा होता है। We have 85% of which type of nephron? Cortical nephron. And 50% nephron is which type of nephron? मेड्यूलरी नेफ्रॉन। डन 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 डन। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है वो समझिए। तो नेफ्रॉन वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको। तो अगर मैं बात करूं ऊंट की, कैमल वगैरह की, तो कैमल में 85% जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन और 15% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। इसलिए ऊंट जो होता है वो जितना भी पानी पीता है ना वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। बताओ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन को भी ऊंट ही होना चाहिए। साला एक बार पानी पियो, कोई टेंशन ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है वो मैं आपको बता रही हूं। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आपको पता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में, आज के लेक्चर में एक्चुअली हम यही पढ़ने वाला, अभी तक तो मैं आपको रिवीजन बता रही थी। आपको पता है कि आज के लेक्चर में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो चीज पढ़ने लायक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है और जिस चीज से क्वेश्चन आते हैं वो यही वाला पार्ट है। और आपको पता है यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि यहां से लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना, नहीं तो किसी भी की पॉइंट में आप फंस जाएंगे और पूरा कंसेप्ट गोलमोल हो जाएगा और भूल जाओगे सब, और फिर कोई भी एक्सक्रीशन पढ़ाएगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस पार्ट को बिल्कुल 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 ध्यान से देखना, ठीक है। So basically we have 3 steps of the urine formation. Number 1 is the glomerular filtration, number 2 is the tubular reabsorption and number 3 is secretion. तो ये सुनने में बड़े ही अटपटे से शब्द लग रहे हैं बच्चों, पर ये टेंशन नहीं लेना है, टेंशन मुझे देना है, ठीक है। मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए, तो बिल्कुल मुझे टेंशन दो आप टेंशन मत लो। बिल्कुल मैं इजीली आपको समझा रही हूँ कि ये स्टेप्स है क्या, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले आज हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, चलो भाई पहले वाले स्टेप्स की बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब तुम्हारी मम्मी अगर घर पे चाय बनाती हैं तो मम्मी क्या करती हैं कि जब चाय बन जाती है तो चाय छन्नी में उसको छान लेती हैं, बढ़िया कप में आती है और अपन दनादन पी लेते हैं। तो जो छन्नी है उसमें क्या होता है कि उसमें जो अदरक आपने डाली वो फिल्टर आउट होकर बाहर हो जाता है, उसमें जो चाय पत्ती आपने डाली वो फिल्टर आउट होकर बाहर हो जाता है। सिर्फ बाहर क्या आती है, उसे छन कर क्या बाहर आता है, आपकी चाय, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्टरेशन जो सबसे पहला जो स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में, वो होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जो अच्छी अच्छी चीजें, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसको आप फिल्टर होकर नहीं जाने देंगे नीचे, ठीक है। आप सिर्फ छोटी छोटी, एक तो वेस्ट वाली, ऊपर से आपकी जो छोटी होती हैं, जो फिल्टर आउट होकर बाहर हो जाती है, उन सब चीजों को ही सिर्फ आप जो है नेफ्रॉन में जाने देंगे, बाकी चीजें सब ब्लड में रहेंगी, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आ जाइए। ये देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको एक्सक्रीशन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपके ग्लोमेरुलस से बहुत ही सिंपल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आप अपने एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद पीसीटी में आया, पीसीटी के बाद यहां तक आपको समझ में आया कि एफरेंट आर्टीरियोल कौन सी आर्टीरियोल होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी, ठीक है। तो यहां से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ब्लड नहीं नीचे आ रहा है, नीचे क्या फिल्टर होके आ रहा है, फिल्टरेट। क्या फिल्टर होके आ रहा है, फिल्टरेट। फिल्टरेट में क्या है, पानी है, नमक है, यूरिया है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। बाकी जो ब्लड जो अब फिल्टर हो गया, अब जो ब्लड बच रहा है इसमें, जो कि अब प्योर हो चुका है, उसमें से फिल्टर आउट हो चुका है, वो सब इफरेंट आर्टीरियोल में जाएगा।
इफरेंट आर्टीरियोल के बाद ये ब्लड जो है, ये इफरेंट आर्टीरियोल जो ब्रांच आपको दिख रही है, ये नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमेगी, ये भी मैंने आपको सिखाया था। अब इसमें जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो सब आप किसको देते जाएंगे? अगर मान लीजिए वो फिल्टर नहीं हो पाई हैं और अगर वो बच गई हैं, तो बाकी जो चीजें जो फिल्टर नहीं हो पाई हैं और वो गंदी हैं, तो उनको अपन किसको दे देंगे? नेफ्रॉन को। और नेफ्रॉन में जो अच्छी अच्छी चीजें फिल्टर हो गई हैं वो हम किसको दे देंगे? इन ब्लड कैपिलरीज को। ठीक है, तो इट जस्ट अ गिव एंड टेक। तो जो है तू तेरा ले ले, मैं मेरा ले लूंगा। ठीक है, तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन का काम होता है वेस्ट को बाहर निकालना। तो अगर गलती से यहां से कुछ वेस्ट फिल्टर नहीं हो पाया है बच्चों, तो वो कहीं ना कहीं से फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि ये इफरेंट आर्टीरियोल आपके नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमती है। तो अगर मान लीजिए कि कुछ फिल्टर नहीं हो पाया है, तो हम किसी भी एरिया से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और नेफ्रॉन को दे सकते हैं। और फिल्टरेशन के दौरान बहुत सारी अच्छी चीजें भी नेफ्रॉन को दे दी जाती हैं। तो नेफ्रॉन बिल्कुल शराफत से आपकी ब्लड वेसल को जो उसके चारों तरफ से घूम रही है बच्चों, उसको देता जाएगा। कोई आनाकानी नहीं, कोई शान पट्टी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल देता जाएगा। और उससे भी कुछ वेस्ट होगा तो लेता जाएगा। तो भैया जो जिसका काम है वो बढ़िया से कर रहा है। ठीक है, ओके। नाउ अब उसके बाद क्या होगा कि आप क्या देख रहे हैं कि इफरेंट आर्टीरियोल सब जगह घूम रहा है। तो आर्टरी से ब्लड आ रहा है, इसका मतलब ये कि इसके पास और क्या चीज है? इसके पास ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो जब ये पूरा काम करेगी, चारों तरफ घूम रही है ये आर्टरी, तो बदले में नेफ्रॉन को ऑक्सीजन भी देती जाएगी काम करने के लिए। हाँ मैडम, बिल्कुल देती जाएगी। और उसके बाद ऑक्सीजन जब दे देगी, तो उसके बाद क्या होगा? अब वो आर्टरी में थोड़ी रह सकता है ब्लड, अब वो जाएगा रिनल वेन में, और रिनल वेन चली जाएगी हार्ट की ओर। तो आर्टरी से ब्लड आता है किडनी के पास, फिल्टर होता है, अच्छी अच्छी चीजें उससे ले लेता है, और उसके बाद रिनल वेन से होते हुए बच्चों कहां की ओर जाता है? आपके दिल के पास, आपके हार्ट के पास। ठीक है, बड़ी आसान सी चीज है। आर्टरी से आया, फिल्टर हुआ, अच्छा है तो दे दो मुझे, और मैं हार्ट की ओर जा रहा हूं। पर हार्ट की ओर जाना है तो कैसे जाओगे? रिनल वेन से। ठीक है, आए किससे? और रिनल आर्टरी से। जाओगे कैसे? रिनल वेन से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस के बारे में। चलो आ जाओ, देखिए जब भी बच्चों हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिल्टरेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिल्टरेशन के बारे में। तो एक चीज हमको ये जाननी जरूरी है कि कौन कौन सी लेयर फिल्टरेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता है तो काय का फिल्टरेशन करना है? तो जैसे आपकी मम्मी चाय बनाती है, जैसे चाय बोल बोल के तो हमको चाय पीने का मन करने लग जाता है, पर ठीक है पढ़ा लेते हैं फिर पियेंगे। तो जैसे आपकी मम्मी चाय बनाती हैं, तो चाय बनाने के दौरान अगर मैं पूछूं कि बताओ कि कितना लेयर तुमने चाय छानने में इस्तेमाल किया, तो आप जनरली देखेंगे कि अगर मैं प्लास्टिक की चाय जो स्टेनर होता है, अगर मैं उसको ये लूँ, चाय छन्नी लूँ, तो उसमें 2 लेयर होती है। तो मैं ये बोलूँगी कि मैडम चाय छानने में चाय छन्नी या स्टेनर की टोटल 2 लेयर इन्वॉल्व होती है। तो अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, अपने दिमाग को प्रेशर दो, और फिर मुझे बताना कि अगर मैं ब्लड कैपिलरी से ब्लड को फिल्टर कर रही हूं तो कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो इतना तो अपने को समझ में आ गया है बच्चों कि जो ब्लड कैपिलरी होती है उससे हम चीजों को फिल्टर करके यहाँ पे ला रहे हैं। अब तुम इतने बार यूरिन जाते हो, कितने बार जाते हो बताना जरा? कम से कम 8, 10, 12 बार तो जाना चाहिए मिनिमम। एक आदमी को करीब 8 से 10 बार यूरिन जाना चाहिए, और अगर ये नहीं जाता तो भाई किडनी खराब होने वाली है। ठीक है, तो आप जब भी यूरिन जाते हो तो मुझे बताओ जरा, कभी भी आपकी यूरिन में से कभी भी ब्लड आता हुआ दिखा है? और दिखा है तो डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यूरिन से हम जनरली देखते हैं कि भाई पानी बाहर आता है, गंदगी हम लोग माइक्रोस्कोपी के तो देख नहीं पाते। हमने क्या देखा कि यूरिन से हमेशा पानी बाहर आता है मैडम, कभी भी ब्लड बाहर नहीं आता। इसका मतलब ये कि ये जो ग्लोमेरुलस है, जो ब्लड कैपिलरी बोमन कैप्सूल के ऊपर है, एक्चुअली इससे आप ब्लड को फिल्टर नहीं कर सकते। इससे ब्लड के कंपोनेंट्स को फिल्टर किया जाता है। जैसे कि इसमें से आरबीसी आप फिल्टर नहीं कर सकते, जैसे कि आप इसमें से डब्ल्यूबीसी फिल्टर नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत डब्ल्यूबीसी फिर भी आ जाती है, तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी फिल्टर नहीं कर सकते। तो मैडम फिल्टर क्या करना है? फिल्टर करना है पानी को। ठीक है, फिल्टर करना है यूरिया को, फिल्टर करना है सॉल्ट को, अमाइनो एसिड्स को, शुगर्स को, इन सब चीजों को अपने को फिल्टर करना। और भी जो वेस्ट है जैसे ही प्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सबको फिल्टर करके हम लोगों को नेफ्रॉन के पास लाना है, बोमन कैप्सूल के अंदर लाना है। इसका मतलब हमने ये सोचा कि किडनी से पानी फिल्टर होता है, किडनी से ये सारी चीजें फिल्टर होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी फिल्टर नहीं होता है। समझ में आई बात? अब तुम देखो कितना स्मार्ट है ये, तुम देख रहे हो ना कितना स्मार्ट है, किसको ये पता है कि इसको क्या फिल्टर करना है और क्या फिल्टर नहीं करना है। इवन
जब ब्लड इससे फिल्टर होकर आपके नेफ्रॉन में आता है ना, तो उसमें भी बड़ी बड़ी चीजें फिल्टर होकर नहीं आती। जैसे चाय छन्नी में अदरक अटक जाती है, चाय पत्ती अटक जाती है ना, वैसे इसमें जो बड़े बड़े प्रोटीन रहते हैं ना, वो कभी भी फिल्टर होकर नहीं आते। और अगर आ रहे हैं ना, तो फिर हम लोगों को जो है बीमारियां हो गई, हम लोगों के यूरिन में से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नहीं आने चाहिए। तो इस ब्लड में जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं ना बच्चों, वो कभी भी फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल के नीचे नेफ्रॉन में नहीं आ सकती। सिर्फ कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो छोटी होती हैं, ठीक है। अब मैडम छन रहा है, तो इसका मतलब ये कि इनके पास भी छेद होगा। अरे होगा ही ना, इन मॉलिक्यूल्स को आप डिफ्यूजन के थ्रू थोड़ी पास कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं पर इतना ज्यादा नहीं, तो इनके पास भी छेद होते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि कहां कहां पर छेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूं ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो ब्लड वेसल से अगर आप कोई चीज पास कर रहे हैं, तो ब्लड वेसल में भी बिल्कुल टाइनी टाइनी पोर होने चाहिए। इन पोर का डायमीटर कितना होना चाहिए? सिर्फ 0.1 माइक्रोन, ठीक, मतलब ये विजिबल भी नहीं हो सकता। तो इवन इन ब्लड वेसल्स में भी छेद होना चाहिए, और साथ में इस बोमन कैप्सूल के पास भी छेद होना चाहिए कि जो भी चीज ये फिल्टर करके दे रहा है ब्लड, उसको भी तो इसे नेफ्रॉन को देना है। आई बात समझ में? तो आपकी ब्लड वेसल में भी छेद होना चाहिए और साथ में आपके नेफ्रॉन में भी छेद होना चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज आप फिल्टर करोगे वो सब जो है इस छेद से आएगा, मतलब छोटे छोटे छेद जो ब्लड वेसल में बने हुए हैं, जो कि काफी कम डायमीटर के होते हैं और हमको दिखता नहीं है, इससे आरबीसी और ब्लड पास नहीं हो सकता है। तो इससे जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी वो सब पास हो जाएंगी और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो वहीं रह जाएंगी। तो यहां से आएगा आपके किसके पास आएगा? बोमन कैप्सूल के पास आएगा। पर बोमन कैप्सूल के पास भी एक छन्नी होनी चाहिए, तो इसके पास भी है, तभी तो वो कोई चीज को पीसीटी में ले जाएगा, अंदर की ओर ले जाएगा। तो चलो हम लोग ये देखते हैं कि ब्लड से अगर आप यूरिन को या ब्लड ग्लोमेरुलस से अगर आप ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं तो कितनी परतें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। चलो देखो, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली वी हैव 3 लेयर्स ऑफ द फिल्टरेशन, ठीक है। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द फिल्टरेशन वी हैव 3 लेयर्स ऑफ द फिल्टरेशन बच्चों, ठीक है। एक है ब्लड, जैसे ये वाली है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है। सपोज दैट ये आपकी क्या है बच्चों? ब्लड वेसल, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं तो आएगा, टकराएगा और चले जाएगा, मंजीरा बजाते बैठे रहना, फिर मैं भी नहीं मिलूंगी डाउट बताने के लिए। फिर आपको ध्यान से देखना है। तो सीधी बात यह है कि अगर यहां से चूक गए ना, फिर आगे का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल है। ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल है और ये है आपका बोमन कैप्सूल, ठीक है। तो ये है आपका एरिया ऑफ द ब्लड वेसल और ये है आपका बोमन कैप्सूल का एरिया, ठीक। तो ये दोनों एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों एरिया के बीच में है टोटल 3 परतें। पहली परत, ठीक है, पहली परत किसकी होगी? पहली परत होगी कैपिलरी एंडोथेलियम की, ठीक है। पहली परत किसकी होगी? कैपिलरी एंडोथेलियम की। सपोज दैट कि ये आपकी कैपिलरी है, ठीक है, जो रेड वाला एरिया है ये है आपकी कैपिलरी, ठीक है। सो दिस इज योर कैपिलरी, डन। ओके, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। तो सबसे पहली लेयर है कैपिलरी एंडोथेलियम, और मैं आपको 1500 बार बता चुकी हूं कि एंडोथेलियम क्या होता है। जनरली द लेयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। ये कितनी लेयर की दिख रही है? सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या होती है? कैपिलरी एंडोथेलियम। कौन सी कैपिलरी? ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी आपको दिख रही है, इसकी लेयर है ये अंदर की, तो ये हो गई कैपिलरी एंडोथेलियम। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ग्लोमेरुलस जो बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है, जिससे ब्लड फिल्टर होके आना, उसकी ये अंदर की लेयर है और इसे आप कहते हैं कैपिलरी एंडोथेलियम, डन। अब इन कैपिलरी एंडोथेलियम में एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, पर आप इसमें क्या देख रहे हो बेटा? आप इसमें प्यारे बच्चों ये देख रहे हो कि इसमें छोटे छोटे, ये भले दिख बड़े रहे हैं पर एक्चुअली ये बड़े नहीं हैं। इनका डायमीटर आपको पता है कितना है? सिर्फ 0.1 माइक्रोन, मतलब बिल्कुल विजिबल भी नहीं है। इन दोनों सेल्स के बीच में छोटे छोटे क्या है? पोर्स हैं, जिन्हें आप कहते हैं फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रा। एक्चुअली फेनेस्ट्रा ये है। तो कैपिलरी एंडोथेलियम सेल्स के बीच में होती हैं छेद, जो कि कहलाते हैं फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा से चीजें फिल्टर होकर आती हैं नीचे की ओर, डन। आई बात समझ में? अब मेरी बात को कान खोलकर सुनिए। दूसरी जो लेयर आपको येलो सेल्स की दिखाई दे रही है, ये है बोमन कैप्सूल की लेयर। कौन सी लेयर है? बोमन कैप्सूल की लेयर है।
इस बोमन कैप्सूल की लेयर की सेल्स को हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पोडोसाइट्स। ठीक है, ये होती हैं पोडोसाइट्स। इनके बीच में भी आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, पर इन छेद का डायमीटर ज्यादा होता है, अराउंड 200 माइक्रोन। ठीक है, पर आप क्या देख रहे हैं कि ब्लड वेसल और बोमन कैप्सूल के बीच में भी एक लेयर आपको दिखाई दे रही है, और इसे आप कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों इसको आप? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी छेद होते हैं, जिससे चीजें फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल के पास आती है। तो आपकी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इधर आ जाइए, इनके पास भी छेद है जिससे चीजें फिल्टर होती हैं। फिल्टर होने के बाद ये जो काला काला आपको दिख रहा है, इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें भी छेद होता है। और फिर पहले चीजें यहां से कहां आएंगी? यहां आएंगी, और फिर यहां से कहां आएंगी? यहां आएंगी। तो आपकी कैपिलरी जिसमें ब्लड भरा हुआ है उसमें भी छेद होता है। उसके बाद ये छेद काफी छोटा होता है, अराउंड 0.1 माइक्रोन का। उसके बाद फिल्टरेट आपका आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आपका फिल्टरेट जाता है बोमन कैप्सूल के पास। बोमन कैप्सूल की लेयर में भी छेद होते हैं, इस लेयर में भी छेद होते हैं, और फिर यहां से फिल्टरेट नीचे की ओर जाता है। सो बेसिकली हाउ मेनी लेयर्स इन्वॉल्व इन द फिल्टरेशन? देयर इज 3 लेयर्स involved in the filtration. Number 1 is the capillary endothelium. Capillary endothelium is the membrane of the blood vessel. Which blood vessel? Which blood capillary? Glomerular capillary. So all the blood which is completely filled into the glomerular capillary, ठीक है, they have slight pores, diameter is 0.1 माइक्रोन, उससे चीजें फिल्टर होकर सबसे पहले आएंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी छेद होता है, और उसके बाद चीजें फिल्टर होकर जाएंगी कहां पर? आपके बोमन कैप्सूल की दीवार पे। बोमन कैप्सूल की दीवारों की जो सेल्स होती हैं उसे आप कहते हैं पोडोसाइट, और वहां पर भी छेद होते हैं, और चीजें फिल्टर होकर फिर पीसीटी की ओर जाएंगी। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो टोटली द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। तो प्रेशर से, ग्लोमेरुलस से ब्लड पीसीटी में आता है 3 परतों के थ्रू। ठीक है, पहला वन कौन सा है? एंडोथीलियम। किसकी होती है ये? ग्लोमेरुलर कैपिलरी की। ठीक है, दूसरी लेयर होती है कौन सी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, और तीसरी लेयर होती है एपिथीलियम ऑफ द बोमन कैप्सूल। पर आपको मैं बताऊं कि रियल में फिल्टरेशन मेम्ब्रेन है कौन सी? रियल में तो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन ये है ना। समझ में आई बात? तो रियल में फिल्टरेशन मेम्ब्रेन कौन सी है आपकी? ये वाली है। आई बात समझ में? तो आपको जब ब्लड फिल्टर करना है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो रियल में फिल्टरेशन मेम्ब्रेन आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ही होती है। तो चाय छन्नी में भले ही 2 लेयर क्यों ना लगी हो, पर आपको पहली लेयर को पार करोगे तभी तो दूसरी लेयर में आओगे। तो पहली लेयर जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है वही फिल्टरेशन मेम्ब्रेन कहलाती है। ओके, तो अगर आपसे कभी कोई ये सवाल पूछे कि कौन सी लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो आप कौन सी लेयर फिल्टरेशन मेम्ब्रेन होती है, तो आप कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ अब मैं जो है तो यहाँ पर आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ जिससे और ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आ जाइए, देखिए यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड फ्लो होने के बाद 3 लेयर, ये है कैपिलरी एंडोथीलियम, ये है बेस, ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ध्यान समझिए, ब्लड आया ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक, अब फिल्टर करना है ब्लड को, तो ये 3 लेयर, पहली 1 2 3, तो ये तीसरी लेयर किसकी है? बोमन कैप्सूल की लेयर। तो जो रेड वाली है वो है कैपिलरी एंडोथीलियम, जो ब्लू वाली है वो है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी है आपकी बोमन कैप्सूल की लेयर। तो आपका ब्लड जो है, ध्यान समझिएगा, मैं बिल्कुल ध्यान समझ जा रही हूं आपको, बिल्कुल देखिए, अभी जब जूम करेगा तो आपकी ब्लड यहां से लेकर फिर यहां से लेकर पीसीटी में जाता है। आई बात समझ में? सो पहली लेयर है कैपिलरी की लेयर जिसमें ब्लड भरा हुआ है, फिल्टर करके आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में, बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिल्टर करके आएगा बोमन कैप्सूल में, बोमन कैप्सूल से फिल्टर करके जाएगा पीसीटी में। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 3 लेयर्स को इन्वॉल्व करना है बच्चों। डन? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? दिमाग पे प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है? अरे प्रेशर नहीं बढ़ाओ यार, चलो। तो
तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वेयर द फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस अंडर द प्रेशर एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बिल्कुल सही बात है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जब ब्लड बह रहा है तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रेशर पे बह रहा है, मैं बताऊंगी कितना है प्रेशर, टेंशन नहीं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जब ब्लड बह रहा है तो एक सर्टेन प्रेशर पे ब्लड बह रहा है, ठीक है। इस प्रेशर को हम ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कह सकते हैं, या सीधी बात है प्रेशर से बह रहा है। तो ब्लड जिस प्रेशर से बह रहा है उसी हिसाब से वो फिल्टर होगा। अगर ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी में प्रेशर कम होगा तो फिल्टरेशन धीरे होगा। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जिसमें ब्लड भरा और फिल्टर होना है उस पर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिल्टरेशन भी ज्यादा होगा। द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू द फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया। Almost all constituent of the plasma except the protein passed into the lumen of the Bowman capsule and therefore it is considered as the process of ultrafiltration। ये कह रहा है कि ब्लड का आप ऑलमोस्ट सब कंपोनेंट फिल्टर करते हैं, जैसे प्लाज्मा भी फिल्टर कर लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी होता है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स भी कर लेते हैं, शुगर भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर आप पास क्या नहीं कर सकते, आप पास नहीं कर सकते इन बड़े प्रोटीन्स को, ठीक है। वो बड़े प्रोटीन्स ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ही रहते हैं क्योंकि साइज जो है प्रोटीन का वो छेद से ज्यादा है। तो अगर बोमन कैप्सूल के छेद से ज्यादा है तो फिल्टर तो होगा ही नहीं। नाउ द किडनी फिल्टर ऑलमोस्ट 1100 ml to 1200 ml ऑफ द ब्लड पर मिनट, मतलब आपका जो हार्ट होता है वो बेसिकली 5 लीटर ब्लड फिल्टर करता है 1 मिनट में, उसका 1/5 हिस्सा कौन फिल्टर करती, किडनी, ठीक है। तो आपका हार्ट 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड फिल्टर करता है, 5 लीटर, उसका 1/5 हिस्सा किडनी को देते हैं, मतलब 1100 से 1200 ml। तो 1 मिनट में आपकी किडनी 1100 से 1200 ब्लड को फिल्टर करती है, पर 1100 से 1200 ml पूरा तो फिल्टर होकर नीचे नहीं आ जाता, तो कितना अमाउंट फिल्टर होकर आता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो टोटल ये जानते हैं अभी थोड़ी देर में, तो टोटल हम लोग 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर कर देते हैं ग्लोमेरुलस से, ठीक है, अराउंड 1/5 पोर्शन ऑफ द कार्डियक, ठीक है, मतलब हार्ट को कितना देते हैं 5 लीटर, तो किडनी को कितना दिया 1100 से 1200, ठीक है। नाउ 20% ऑफ द कार्डियक आउट। आज हमने सीखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। एक्चुअली अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का थोड़ा पार्ट बाकी है तो उसमें स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, अभी आपको और अरे ये अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रेलर था, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया सिर्फ 3 लेयर पढ़ के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक तो सर्दी हमें बड़ा परेशान की हुई है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ के जो है खत्म हो जाएगा, तो नहीं खत्म नहीं होगा, अभी नेक्स्ट क्लास में और बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इसके आगे क्या है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, घर पे रहना और सेफ रहना, मेरे जैसा सर्दी मत कर लेना। थैंक यू सो मच।